अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। रिजवान अली अहमद की जानिब से सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से सुमीर, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ करें कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। और जैसे जैसे अब दिन जल्दी निकलता है और दिन का आगाज़ भी जल्दी हो जाता है, तो धूप उतनी ही शिद्दत के साथ है। साथ ही बिल्कुल। साथ महकमा मौसमियात ने भी ये कहा है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान टेम्परेचर्स मामूल से ज़्यादा रहेंगे, 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहेंगे। बिल्कुल जनाब, टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर जो हम गैर ज़रूरी निकलते हैं वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, और ख़ास तौर पे जो देखते हैं कि पीक आवर्स होते हैं सूरज के, उस टाइम पे बाहर निकलना या एहतियात ना करना, अपने साथ छतरी ना रखना, पानी ना रखना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। सो मामूल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा होना अलार्मिंग भी है हमारे लिए। क्लाइमेट चेंज है, इसमें हमने अपना किरदार अदा करना है, एक दूसरे का एहसास करना है, गैर ज़रूरी मोमेंट्स को इज्तनाब करना है। इसके साथ साथ जो है अपने पास अम्ब्रेला लाजमी रखें। हीट वेव का भी खतरा है ताकि आप बाहर जाएं, और ख़ास तौर पे जब हम बाहर जाने के हवाले से बात करते हैं, जो एल्डरली लोग हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, उन्होंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं इस चीज़ से। तो आपने अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है, और इसके साथ साथ ये तो शॉर्ट टर्म तैयारी हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स रखने हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्री प्लांटेशन। आप अभी भी कहीं वॉक कर रहे होंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जहाँ पे आप दरख्तों के नीचे जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर में तकरीबन आपको 2 से 3 डिग्री का फ़र्क और महसूस होता सबसे है। ज़्यादा तो बिल्कुल। लोगों को जब तलाश होती है अपना बाइक खड़ा करना है, खुद कुछ देर के लिए रुकना है, आराम करना है, गाड़ी खड़ी करनी है, तो हमें सायादार जगह चाहिए होती है। तो बिल्कुल। उसके लिए दरख्त होंगे तो साया मिलेगा। दूसरा, बिल्कुल। जहाँ आपने ये तमाम एहतियाती तदाबीर रखनी है, वहीं पर आपने अपने लिए पानी का इंतज़ाम भी रखना है, और साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी कैरी करें साथ। अगर आप बाइक पर हैं, आप गाड़ी पर हैं, आपके पास बैग मौजूद है, तो एक्स्ट्रा पानी की एक बोतल अपने साथ रखें, ताकि आप मौजूद ट्रैफिक सार्जेंट्स मौजूद हैं, सिक्योरिटी इदारों के एहलकार मौजूद हैं, और बाकी लोग जो मौजूद होते हैं उनको मदद कर सके आप, और उनको और कुछ नहीं तो इस गर्मी में आप पानी तो कम से कम ऑफर कर सकें। बिल्कुल जनाब, और जहाँ पे हम मदद करने के हवाले से, काम करने के हवाले से बात करें, जिम्मेदारी लेने के हवाले से बात करें, तो हुकूमती सतह पे हम देख रहे हैं कि जिम्मेदारी उठा ली है जो नई गवर्नमेंट आई है, और अब हम देख रहे हैं कि मज़ीद मईशत को मुस्तहकम किया जा रहा है, और उसके लिए बहुत से सॉलिड इकदाम किए जा रहे हैं। सॉलिड इकदाम ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल वे में काम किया जा रहा है, और जब हम प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशनशिप के जी, हवाले से, वज़ीर जिसके आज़म हवाले मोहम्मद से शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में भी इसका जिक्र किया, जो सऊदी अरब का सरमायाकारी वफ़द पाकिस्तान आया, और उन्होंने पाकिस्तान की तैयारी के हवाले से जो बात की, पाकिस्तानी वज़रा के, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स की जो तैयारी थी, पाकिस्तान के कारोबारी अफराद की मुलाकात हुई, इस कॉन्फ्रेंस में जो शिरकत थी उसमें पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था उस पर सऊदी वफ़द ने अपने दौरे को कामयाब करार दिया। इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म से भी जिक्र किया, और उसका इजहार कल वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में किया। अब सऊदी पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे हम। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और ये अब कॉन्फ्रेंस बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई। नायब वज़ीर सरमायाकारी सऊदी अरब के एक बड़े वफ़द की क़यादत करते हुए पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान के हम देखें प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का ये एक इश्तराक था, और सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से था। हमने खुले हाथों से खुले वेलकम किया है सऊदी सरमायाकारी को। हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहा, जिस पर वज़ीर आज़म भी बहुत खुश हैं? देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि हमने इस दफ़ा बिजनेस टू बिजनेस जो है वो एंगेजमेंट करवाने की कोशिश की, और इस चीज़ को अहमियत दी कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अब बिजनेस को टाई अप करना चाहिए, ताकि हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास जैसे कि हमारे माइंस एंड मिनरल्स का काम है और एग्रीकल्चर का काम है, उसको भी आगे लेकर चला जाए। So I really think it's a good, situation for Pakistan, जहाँ पे गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और अब बिजनेस टू बिजनेस भी एक एंगेजमेंट हो रही है। सऊदी अरेबिया के पास लार्ज फंड्स हैं, इसलिए कि ऑयल में उन्होंने देव डन वेल, द वेल्थ इज देयर, उनका सॉवरन वेल्थ फंड अच्छा है। उन्होंने हमारी हर तौर से मदद भी की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जून में भी जब आईएमएफ नहीं हो रहा था तो उन्होंने $2 अरब का डिपॉजिट हमारे पास रखा। अगर सबको याद हो तो उस वक्त $2 अरब कम थे टू गो टू दी आईएमएफ, तो उन्होंने वो $2 अरब हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखा, और अब मेरा ख्याल है मजमूई तौर पे $5 अरब उनका पड़ा हुआ है। अगर उस एंगेजमेंट से आगे मूव करना है तो इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा जरिया है, और ये इसलिए भी जरूरी है
कि देखिए पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट की शरह है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हुजम है इकोनॉमी का और जो हम उसका इन्वेस्ट करते हैं हर साल ताकि इस हुजम को बढ़ाया जाए, वो 13.5-14% है इस वक्त। पिछले कई सालों में, कई दिहाइयों में हमने कोशिश की है इसको बढ़ाने की, पर ये 15-16 से बढ़ता नहीं है। अब जो एफडीआई है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक जुज है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का। दूसरे दो जुज भी सामने रख देता हूं ताकि लोग समझ सकें। एक पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होती है और एक फिर लोकल, जिसको आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहेंगे, या हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक्साइट हो। सो आई रियली होप कि ये जो दो जोज हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्लस जो हम एफडीआई इनके साथ करना चाहते हैं। पाकिस्तान की एफडीआई 1.5-2 अरब डॉलर की है। ये एक मीगर सा अमाउंट है पाकिस्तान के लिए। मुझे याद है कि 2006-7 में एक दफ़ा मैंने पाकिस्तान विजिट किया। तो उस वक्त की हुकूमत से ये बात हो रही थी, वो कोशिश कर रहे थे कि इसको 5 से 7 अरब डॉलर लेके जाया जाए। मैं आज आपको 2024 में गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो हम फिर यही कोशिश कर रहे हैं। आई रियली होप कि हम कोई प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रेकोटेक का हो, एग्रीकल्चर की जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का हो, कोई ग्लोबल वैल्यू चेन में अगर पाकिस्तान के बिजनेस पार्टनरशिप कर सके, प्लास्टिक बनाने में किसी चीज में मदद कर सके। और आखिर में एक सर्विस सेक्टर है पाकिस्तान का, जिसमें एक हमारे आईटी के स्टूडेंट्स हैं। दो हमने उस तरह आईटी को पनपने की कोशिश अभी करनी है कि हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स हों। ये फिगर वेरी करता है, पर 40,000 स्टूडेंट्स बनते हैं और उनमें से जो क्वालिटी एक्सपोर्टेबल है, एक्सपोर्टेबल से मतलब है कि वो एक्सपोर्ट का काम करना जानते हैं, वो शायद बहुत ही थोड़े होते हैं। तो हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी है। क्राउन प्रिंस हैज डन रियली रियली वेल इन सऊदी अरेबिया। हम इस बात पे खुश हैं कि उन्होंने एक विजन 2030 क्रिएट किया, और ना सिर्फ वो विजन बिजनेस फ्रेंडली है, वो विजन जो है वो सोशली भी फ्रेंडली है। वहाँ की जो खवातीन की इमेंसिपेशन हुई है, वहां पे जिस तरह खवातीन को मेन स्ट्रीम किया गया है, आई थिंक इट्स अ टेस्टमेंट टू हिज थिंकिंग। और वो अगर पाकिस्तान में भी हमारे साथ इसी तरह चलें और हम भी इसी सोच के मुताबिक चलें कि 50% खवातीन हैं, उनको भी अपना रोल प्ले करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरैक्शंस जो हैं सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होते, बल्कि सोशल भी होते हैं। और ऑफ कोर्स एक जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी हमारा सऊदी अरेबिया के साथ है, बहुत पुराना है। हाउस ऑफ सऊद के साथ एक डीप रिलेशनशिप है पाकिस्तान का। ये पहले रिलीजियस बेस्ड रिलेशनशिप था, फिर हमारे बहुत से बहन भाई वहाँ काम करते हैं और बहुत बड़ी रेमिटेंस पाकिस्तान आती है। सो इट्स एन ओवरऑल डीप एंगेजमेंट। ये सब बातें करते हुए मैं हमेशा रियलिस्टिकली कहता हूँ कि अब 3-4 साल हो गए हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए। हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान 2019 में भी आए थे और एक बात हुई थी पाकिस्तान में रिफाइनरी सेटअप करने की। 20-21 अरब डॉलर की बातें होती थी। आज 2024 में भी हम इसको अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं। द डिफरेंस टुडे इज कि एक SIFC है जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक, आई थिंक आप कहेंगे कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेकर वो चल रही है, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक सेंस में अपग्रेड कर दिया गया है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, उसमें सिविल एंड ब्यूरोक्रेसी भी है, और फिर पॉलिटिकल ओनरशिप भी है। सो आई रियली होप कि SIFC ने जो प्रोजेक्ट पिच किए होंगे वो रेट ऑफ रिटर्न पे भी अच्छे होंगे, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी अच्छे होंगे, और एक कंटिन्यूटी देंगे कि हम कोई चीज़ अब क्लोज कर सकें, ताकि हम कोई $300 मिलियन का ही प्रोजेक्ट क्यों ना क्लोज करें, हम ये कह सकें कि हमने एक अच्छी इकोनॉमिक प्रोपोजिशन पुटअप की थी, उसकी फाइनेंशियल्स हमने अच्छे बनाए थे। सऊदी अरेबिया हैज बीन कन्विंस्ड टू टेक दिस फॉरवर्ड। दूसरी वो चीजें जो देख रहे हैं, ये मैं इसलिए कहता हूं कि पॉलिसी मेकर्स को बड़ा बाखबर रहना चाहिए। अगर गौर से स्पीच सुने जिनका भी आपने जिक्र किया, जो लीड कर रहे थे इस डेलीगेशन को, उसका ऑपरेशनल पार्ट ये था कि वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रेगुलेशन कैसे वर्क करता है। बिकॉज बहुत रेकोर्डिक की एक पुरानी कहानी है जिसको हमें सॉर्ट आउट करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। वो देखना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। और तीसरा, जो कि मैं कहता हूं हमें केयरफुल होकर डील करना है, कि इन्वेस्टमेंट की जो शरायत हैं, जो इन्वेस्टमेंट की हम उनको मराहत देंगे, वो क्या है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो मराहत ऐसी हों कि हम उनको फुलफिल कर सकें, और वो ऑब्लिगेशंस पाकिस्तान के लिए भी फेवरेबल हों,
जो पाकिस्तान पैसे आते हैं, ये भी याद रखिए हमेशा कि उसका एक बहुत बड़ा डिविडेंड, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट रिपैट्रिएशन होती है। सो हमें ये सब चीजें देख के कि वो उतनी ही इक्विवेलेंट एक्सपोर्ट बढ़ा रही हो, वो उतनी ही इक्विवेलेंट मैकेनाइजेशन कर रही हो पाकिस्तान में, अगर एग्रीकल्चर में हो, वो उतनी ही पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर रही हो। अगर इस तरह की इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन, और मैं यकीन रखता हूं कि एसआईएफसी ने ये सारी चीजें देखी होंगी और एक्सपर्ट्स को एंगेज किया होगा, ताकि हम अब जो काम करें वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को भी तकवीत दे और एक ओवरऑल पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर करे। आखिरी बात सही इसमें ये करूंगा कि जो एग्रीकल्चर है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है पाकिस्तान में। ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आप अभी भी देखिए वीट का क्राइसिस, अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दीजिए, आपने थोड़ी सी वीट को पुश किया, काश्तकार को कहा कि आप वीट उगाएं, तो हम 29.2 मिलियन टन वीट जो है इस साल कर पाए हैं। वीट की कीमत भी नीचे आई है, इसी तरह आटे की कीमत भी नीचे आई है, इसी तरह रोटी की कीमत भी नीचे आई है, और फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर हुई है। बारिंग के हमारे ये सारे मसाइल चलते रहते हैं कि हम प्रोक्योर ठीक नहीं कर पाते, ये सब मसाइल अपनी जगह। सो लो हैंगिंग फ्रूट है एग्रीकल्चर पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए भी, और उस फूड सिक्योरिटी के लिए भी जो सऊदी अरेबिया को आने वाले वक्तों में हम सप्लाई कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर की जो एंगेजमेंट है, और पाकिस्तान की अगर एग्रीकल्चर की जो पैदावारी सलाहियत है उसको ठीक कर दिया जाए, तो दैट अलोन पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इतना बड़ा असर डालेगी, इंपोर्ट्स को भी तोड़ेगी, एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएगी, और हमारी फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग के मसाइल को भी हल करेगी। सो ऑल इन ऑल, नेक्स्ट 3 years आर द हार्ड वर्क दैट वी नीड टू डू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड टू यू। सही है। जहाँ पे डॉक्टर खाकान आपने बात की क्वालिटी एश्योरेंस की, और फिर उस क्वालिटी को एक्सपोर्ट करने के हवाले से, इसी तरह कभी हम अगर एक चीज़ पे फोकस कर लें, सिर्फ अपनी एग्रीकल्चर पे ही, तो हमारे बहुत से सेक्टर्स इससे बेहतर हो सकेंगे। अब पाकिस्तान और सऊदीया के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सी चीज़ों में सरमायाकारी के हवाले से डिस्कशन हुई, माइंस एंड मिनरल्स के साथ साथ आईटी टेक्नोलॉजी, दिस इज़ समथिंग रियली न्यू कि अगर हम इस पर बात करें, और जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, इट्स क्वाइट अ डिफरेंट एंड अ न्यू एरा इन सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है अपनी यूथ को तैयार करने के लिए, उनको टेक्नोलॉजिकली जो है अप टू डेट रखने के लिए, फॉर द एक्सपोर्ट, फॉर द सिस्टम देयर, ताकि वो कल्चर, लैंग्वेज, सारे जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ के आगे बढ़ सके और खुल के वहाँ पे काम कर सके, उन कंपनीज के साथ काम कर सके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव दैट काइंड ऑफ बैरियर कि हमारा लैंग्वेज बैरियर है, हमारा कल्चर बैरियर है, वी डोंट नो द प्रोफेशनल कल्चर देयर। तो यहाँ पे हमें कितना ज़रूरी है काम करना इनिशियल लेवल पे। तो एक तो आप बात की है एग्रीकल्चर की, मैं हमेशा इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता लो हैंगिंग पर, मैं एग्रीकल्चर के लिए करता हूँ। आप अपनी मुल्क की कामयाबी देखिए ना, कि अभी राइस हमने $3 अरब के करीब एक्सपोर्ट किया है। इसमें जरूर ये बात है कि इंडिया नहीं कर रहा था, हम चूंकि मार्केट में थे। सो एज दे से यू हैव टू बी इन द मार्केट। राइस पाकिस्तान का दुनिया भर में जाना जाता है, और मिडल ईस्ट में तो सारा जाना जाता है। आप मिडल ईस्ट ट्रैवल करें तो पाकिस्तान का राइस पर नास्पति जो है एवरीवन नोज। सो इसी तरह वीट की मार्केट को भी बनाएं और उसको डीरेगुलेट करें, चलने दें मार्केट, गेट एक्सपर्ट्स। हम जहां कामयाब अपनी स्टोरी देखें उसी को खुद रेप्लिकेट कर दें, तो दैट्स वन स्टोरी। अब जो आईटी और आईटीईएस है, देखें, एक तो ये है कि ये इसलिए यूजफुल है पाकिस्तान में कि सर्विस सेक्टर कम एनर्जी मांगता है और कम इन्वेस्टमेंट मांगता है। ये ह्यूमन रिसोर्स अच्छी क्वालिटी का मांगता है और ट्रेनिंग अच्छी क्वालिटी की मांगता है। दुनिया जो है आने वाले वक्तों में भी कोई ना कोई रेवोल्यूशन करती रहेगी जिसका आईटी से ताल्लुक होगा, चाहे वो मोबाइल फोन्स जैसे बने, फिर उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर जैसे डेवलप हुआ, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डेवलप हो रही है। अमेरिका की कामयाबी ये है कि वो इस चीज की रिसर्च की कटिंग एज पे रहता है। अब सऊदी अरेबिया में वो एक नई सिटीज बना रहे हैं, नए विजन के साथ चल रहे हैं। टेक में ना सिर्फ फिनटेक कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे काम कर रहे हैं। तो उसमें ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जरूरत होगी। हमें इन द शॉर्ट रन तो ये देखना चाहिए कि जो एक्सपर्ट्स 3-4 बैठे कि एआई या इससे रिलेटेड इनोवेशन करके क्या साल में हम ट्रेन कर सकते हैं अपनी यूथ को, चाहे हमें स्टेट मनी ही इस पे खर्च करना पड़े, कि वो एक्सपोर्टेबल सर्विसेज क्रिएट कर सकें पाकिस्तान में। और फिर अगर ये 40,000 का ही नंबर है तो इस नंबर को मुसद्दका करें। सारे प्रोविंसेस जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को ये मेहनत तलब काम करना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन का काम है बहुत ज्यादा। और फिर इस नहज पे पाकिस्तान को ले जाना चाहिए कि 3, 5, 10 साल में
कितने ग्रेजुएट्स और किस तरह के प्रोड्यूस होंगे। मैं इसमें विमेन के रोल को इसलिए कहता हूँ कि चूंकि ये एक ऐसी चीज है कि आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, सो यू डोंट हैव टू बाइक समवेयर एंड सिट इन एन ऑफिस. Sometimes I interview with you when I'm sitting in Paris, where I also work, sometime in Lahore, sometime in Islamabad. But आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैं कहाँ हूँ. As long as I know my job and I can deliver it. Software is something like that as well, right? So हमें अपनी वेमेन को और मेन को इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली 50% इमांसिपेशन करनी चाहिए उस लेबर फोर्स की जो पाकिस्तान में मौजूद है. मैं कभी कभी अगर अपने दोस्तों के विलेजेस जाता हूं और जब मैं वहां पे खवातीन को काम करता देखता हूं तो वो इक्वली काम कर रही होती हैं अपने मेन के शाना बशाना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है. आई थिंक दैट्स व्हाट सऊदी अरेबिया हैज आल्सो डन. अब आप उनके रिटेल स्टोर्स पे जाएं, वहां पे आपको खवातीन अंग्रेजी बोलती हुई काम करती हुई दिखाई देंगी. दे हैव चेंज्ड देयर कल्चर. सो पाकिस्तान को भी मेन स्ट्रीम, बिकॉज हमने ये सीखा है. इसी तरह बांग्लादेश में देखिए, उनकी जो एक्सपोर्ट हो रही है वो सारी जो निटिंग वीविंग कर रही हैं वो खवातीन बेस्ड एक्सपोर्ट है. सो मैं इसलिए कहता हूँ इससे बहुत से मसाइल हल होते हैं. emancipated women, पढ़े लिखे women run their household better children are produced. हम अपनी population को संभाल सकेंगे. ये मैंने इसलिए भी मेंशन किया कि सऊदी अरेबिया ने ये काम किया है, बांग्लादेश भी आपका भाई है, उसने ये काम किया है. पर सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का 5, 10, 15 साल में आई थिंक कैन गो फ्रॉम टुडेज $3 billion टू मेनी मोर $billion. अगर हम अपने आईटी की जिस तरह की यूनिवर्सिटीज इंडिया ने बनाई हैं आईआईटी की सूरत में, अगर हम भी उस नहज पे चले जाएं. नाउ दिस इज रियल हार्ड वर्क. ये है पॉलिसी मेकिंग हुकूमत का काम. वीट खरीद के स्टोर करना या वीट की कीमत फिक्स करना छोड़ दें इन चीजों को. ये मुझे और आपको करने दें कि मैंने वीट आपसे कितनी की खरीदनी है और कहाँ स्टोर करनी है और कहाँ बेचनी है. राइस में ये किया है, कामयाब स्टोरी है पाकिस्तान की. सो आई थिंक दैट इज वेयर if we can redefine our thinking on how to move in these areas. इसीलिए आपके प्रोग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पाकिस्तान की थिंकिंग को रीडिफाइन करते हैं. हमने अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज बेहतर करना है. सऊदी अरेबिया ने यही किया है और वो अपने विजन 2030, और ये कोई ऐसा विजन नहीं है कि कोई बाहर का इदारा आके, हम हमेशा कोट करते रहते हैं. मैं तो कभी कोट नहीं करता कि उस इदारे ने कहा कि हम 2050 में ऐसे हो जाएंगे. मैं तो करता हूं कि अपना हमारा ये एक विजन बन सकता है. ये एक थिंकिंग है. हमने इन्वेस्टमेंट साइड पे गए हैं, डेट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि डेट के अलावा भी कोई काम करें. बड़ी अच्छी थिंकिंग है. बाकी ये सारी थिंकिंग को अगर मुंजमद करके पाकिस्तान को चलाएं तो 5 से 8 साल में बेहतर पाकिस्तान दिखाई देगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाकान नजीब, आपके कीमती वक्त का. पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से हम बात कर रहे थे और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप्स के हवाले से किन किन सेक्टर्स में काम हो रहा है, किस में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है ताकि इन रिलेशंस को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सके. प्रॉपर्ली हम अपने एक्सपोर्ट पे काम करें, क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जहाँ पे हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं तो ये चीज़ सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट्स में नहीं आती, ये चीज़ हमारे सिर्फ फॉरेन रिलेशंस में नहीं आती, ये चीज़ आती है हमारी खेलों के मैदान में. और हमने देखा कि क्वालिटी मज़ीद से मज़ीद बेहतर होती जा रही है. और कहा यह जाता है रिजवान, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन इम्प्रूवमेंट हुई है. और हमने देखा है, और मैं बात कर रही हूँ जी हॉकी की, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, और क्या ज़बरदस्त पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी रही है. पहला मैच देखें मलेशिया के अगेंस्ट, दूसरा मैच साउथ कोरिया के अगेंस्ट, तीसरा जापान के अगेंस्ट, तीसरा जो है ड्रॉ हो गया, और पहले दोनों मैचेस में पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल हुई. आज हमारा कनाडा के साथ मैच है और पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त है. गो के पाकिस्तान और जापान कल जो मैच ड्रॉ हुआ वो टक्कर की टीमें लगी, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट्स भी सेम है. गोल डिफरेंस की वजह से पाकिस्तान टॉप पर मौजूद है. पाकिस्तान की हॉकी टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की ओवरऑल हॉकी, इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ साबिक ओलंपियन, कौमी टीम के साबिक कप्तान और कौमी सतह पर कोचिंग करने वाले शकील अब्बासी साहब. बिल्कुल जनाब, शकील अब्बासी साहब, प्रोग्राम में तो सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं. बहुत शुक्रिया आपके मदद क्योंकि आप खुद कप्तान भी रहे, फिर आप कोच भी रहे, तो आप दोनों एंगल से देख सकते हैं कि बीइंग अ प्लेयर क्या फीलिंग होती है, बीइंग अ कोच क्या फीलिंग होती है, मैनेजमेंट की तरफ से क्या प्रेशर होता है. अभी तक की ये जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान इतने अरसे बाद जो है ना, वो जिस तरह के मसाइल से उठ के पाकिस्तान गया था टूर्नामेंट में, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था लोगों की तरफ से, या ख़ास तौर पे जो आपके नाक़दीन होते हैं उनकी तरफ से, कि ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे.
तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है फ़िलहाल। लेकिन एज अ कोच मैं भी समझता हूँ कि ये हम अभी ज़ीरो पे ही खड़े हैं। हमारे 7 पॉइंट हैं लेकिन हम अभी ज़ीरो पे इस वजह से खड़े हैं क्योंकि इसके बाद हमारा फाइनल है, इसके बाद थर्ड फोर्थ का मैच होता है। अगर तो हम फाइनल जीतते हैं देन वी आर अ कम फॉर द विक्ट्री स्टैंड। तो अभी हमारे 7 पॉइंट हैं। तो मैं समझता हूँ कि लड़कों को जो है ना वो जोश से नहीं होश से काम लेना है। और क्योंकि आगे के हमारे दोनों मैच बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो दोनों मैच हम जीतेंगे तो हम सरवाइव कर सकेंगे फाइनल के लिए। अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, वेल डन, कीप इट अप। लेकिन आपको होश के नाखून लेने हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक आप कहीं भी नहीं खड़े। क्योंकि अभी मलेशिया भी खेल रहा है वहाँ पे जापान भी खेल रहा है। वहाँ पे जापान के मैच जो है ना वो उतने हैं पाकिस्तान के जितने मैच हैं, पॉइंट भी दोनों के बराबर है। वहाँ से मलेशिया भी लगा हुआ है। खुदा ना खास्ता कोई अभी नबी होती है फिर अप एंड डाउन शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगले दोनों मैच बड़े क्रक मैच हैं। उन दोनों मैचों को पाकिस्तान ने अच्छे मार्जिन से जीतना है। उनमें से अगर एक भी जीत जाता है तो पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो अभी तक हम ज़ीरो पे ही खड़े हैं लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है पाकिस्तान टीम की। लड़कों में नज़र आ रहा है, जो प्रीवियस हमें नज़र आ रहा था कि हमारी फारवर्ड लाइन गोल नहीं कर रही या हम जो है ना वो कोई भी ऐसा एक क्रंच मैच होता है जिसमें हम माइनर से पॉइंट से हम रह जाते हैं। तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लड़के एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारे लड़के अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शकील भाई हमने जो देखा हमारी टीम ने माजी में एक हमारे साथ क्या कहेंगे मिस अनफॉर्चुनेट सिनेरियो होता था कि टीम अच्छा खेली है, 3 क्वार्टर बड़ा ज़बरदस्त खेली है, डिफेंस भी अच्छा है, अटैक भी अच्छा है, लेकिन आखिरी क्वार्टर में आकर काउंटर अटैक्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे या फिर अगर हमने मार्जिन भी लिया हुआ गोल का तो वो भी डेफिसिट में चला जाता था। कल बड़े अरसे के बाद हमने जापान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आखिरी क्वार्टर में जाके आखिरी 5 मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। और वो जो इस पूरे इवेंट में हमने देखा मलेशिया के खिलाफ भी हमने 2-3 से 2-4 से डाउन जाकर हमने 5-4 से मैच जीता। बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हैं। अब ये जो कन्वर्जन हुई है टीम की कि हम 60 मिनट्स के लिए चारों क्वार्टर्स में एक जैसे टेम्परामेंट के साथ खेल रहे हैं, ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी खुशाइंद है। देखिए उसमें ये था कि क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हमारे सीनियर लड़के सारे एकदम से ही टीम से निकल गए थे। बिल्कुल। तो जब मैं कोच आया था तो मैंने ये सारे लड़के, क्योंकि ये सारे लड़के मुख्तलिफ मुल्कों में लीग्स खेल रहे थे, मैं ख़ुद भी इंग्लैंड में लीग खेल रहा हूँ, अभी भी खेल रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो तकरीबन वहाँ पे हमारे 8 से 9 लड़के वहाँ लीग खेल रहे थे मेरे साथ। तो मैंने उनसे बैठ के बात की, मैंने कहा यार पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लीग खेलो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ख़ुद खेल रहा हूँ, लेकिन जब आपको पाकिस्तान बुलाए और पाकिस्तान के लिए आपको खेलना चाहिए। तो लड़कों से जब बात की तो मैंने सारे लड़कों को बुला लिया वापस। तो ये एक हमने बंच बनाया था ओलंपिक क्वालिफायर राउंड के लिए। बिल्कुल। तो ये अभी काफ़ी अरसे से ये इकट्ठा खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ओलंपिक क्वालिफायर राउंड में काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि 2 साल के गैप के बाद ये लड़के वापस आए थे। तो हमने एक वहाँ इनको ट्रेनिंग दी, वहाँ पे इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग की, अच्छे मैचेस हुए, हमारे लड़कों में कॉन्फिडेंस आया कि यार हम कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और आजकल की हॉकी में जो है ना डिफरेंस शॉर्ट कॉर्नर का बड़ा एक डिफरेंस आ गया है। जिस टीम के पास अच्छा शॉर्ट कॉर्नर फ्लिकर होगा, अच्छी ड्रिल्स होंगी, मैं समझता हूँ वो डोमिनेट करती है। जिस तरह से हमारा पहला मैच मलेशिया के ख़िलाफ़ था, हमारे लड़के ने सुफियान ने हैट्रिक की है, वो एक अच्छा ड्राइव फ्लिकर है, पावर है उसके फ्लिक में, थोड़ा एंगुलर है, उसका एंगुलर होने उसको अभी मेहनत करनी है, यंग लड़का है। तो मैं समझता हूँ कि जिस टीम के पास भी अच्छे शॉर्ट कॉर्नर फ्लिकर हैं, अच्छी ड्रिल्स हैं, वो डोमिनेट कर रही है आजकल की इंटरनेशनल हॉकी में। तो ये लड़के एक हैं कि अभी आस्ता आस्ता ये लड़के जब ग्रूम होंगे तो मैं समझता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हॉकी खेलेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, इतना ही ज़्यादा आप जो है ना इम्प्रूवमेंट आती है। तो पिछले काफ़ी अरसे से हमारी टीम देखे ना, अभी हमारा पिछले अजलान शाह में भी मैं सिलेक्टर था उस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम का, हमारी टीम जो है ना वो ब्राउन मेडल लेके आई थी, लेकिन किसी को कानो खान खबर भी नहीं हुई है कि पाकिस्तान हॉकी टीम अजलान शाह में ब्राउन मेडल लेके आई है और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस अजलान शाह के बाद फिर ये भी ओलंपिक क्वालिफायर राउंड में जो है ना वो डायरेक्ट टीम गई है। तो 1 साल के गैप के बाद अगर आपकी टीम किसी भी इवेंट में जाएगी तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आप लड़कों को भी जो है ना वो समझा सको, या कैंप देखे ना गाय बगाए। हमारे दौर में तो ऐसा होता था कि हम यहाँ से हमारा बैग एयरपोर्ट से उतरता था, वहाँ से हम दूसरे जहाज़ में जा रहे होते थे। तो टूर्स इतने ज़्यादा होते थे हमारे कि हमारे ख़ास तौर पे इंडिया से सीरीज़ काफ़ी होती थी, हम इंडिया में जाके खेलते थे, तो हमारे लड़कों में ना कॉन्फिडेंस आता था, जल्दी हॉकी सीखने को मिलती थी, पिक जल्दी करते थे। तो मैं समझता हूँ जितने हमारे लड़कों के टूर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, इंटरनेशनल आपके हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से मैचेस होंगे, तो लड़कों में उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। देखते थे शकील भाई कि जो टीम्स डेवलपिंग स्टेज पर थी, जिनकी हॉकी इतनी अच्छी नहीं थी,
वो पाकिस्तान जैसी टीम्स के साथ टेस्ट मैचेस खेलने के लिए यहाँ आती थी, या हमें दावत दी जाती थी, टेस्ट मैचेस खेले जाते थे? लेकिन हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जिस तरह परफॉर्मेंस रही है, हम देखते हैं कि उस तरह हमारे मैचेस भी नहीं हो रहे, हमारे हॉकी की इस तरह की रूटीन में इंटरनली लीग्स नहीं हो रहे, बट स्टिल मोराल हाई है, कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ दैट इज़ वेरी ट्रू कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कैसे आपको लगता है, यू बीइंग अ प्लेयर भी, कोच भी, कि हमारे इंटरनली लीग्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पॉन्सर्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि हर चीज़ एक हुकूमती लेवल पे नहीं होती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होता है, ब्रांड्स को भी आगे आना होता है, स्पॉन्सरशिप भी उसी के थ्रू आती है। और हम देखते हैं कि दूसरे खेलों के इसी तरह लीग्स चलते हैं और इसी तरह प्रैक्टिस होती है। ये कितने ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको ग्लैमराइज करना ताकि इंटरनेशनल जो है वो भी लेवल पे अट्रैक्शन हो और पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स को बुलाया जाए, ये कितना ज़रूरी? देखिए हमारे लड़के ऑलमोस्ट इंटरनेशनल सारी लीगें खेल रहे हैं, ऑफ़र्स आती हैं, इंग्लैंड में भी खेल रहे हैं, हॉलैंड में भी खेल रहे हैं, बेल्जियम में भी खेल रहे हैं, इवन मलेशिया, बांग्लादेश, ओमान में भी हमारे लड़के जाते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान में जब लीग होगी तो लड़कों में कॉन्फिडेंट आएगा कि यार हमारे मुल्क में ही हमें इतना पैसा मिल रहा है, तो वो मेहनत करेंगे। अब अगर एक एक साल आपका टूर नहीं होगा तो लड़के ने, ज़ाहिर है वो लड़का डिसाइड हो जाता है कि यार हमारे यहाँ तो कोई हॉकी नहीं हो रही, हमें दूसरे मुल्क में जाके खेलना पड़ता है। ये आपकी बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये हमारा हॉकी कौमी खेल है तो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट अभी इंटरेस्ट ले रही है जिस तरह से। अभी ये देखें ना, अभी लास्ट जो ये हमारे मसले मसाइल चल रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हुए और इस मसले को रिज़ॉल्व करवाया कि ये मसला जल्दी से जल्द रिज़ॉल्व हो और हमारी ताकि टीम जाए, हमारे टीम पे कोई प्रेशर ना आए। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे पार्टनर ऑफ चीफ भी जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर है। तो जिस तरह से वो इन्वॉल्व हुए हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर के अलावा ऐसा कोई हॉकी का जो है ना वो इस तरह से कोई माली इनकमिंग नहीं है माली हमारे पास। तो प्राइवेट सेक्टर जब आएंगे, पाकिस्तान में लीग्स होंगी, मैं समझता हूँ कि अब भी पाकिस्तान, क्योंकि ये हॉकी हमारे ब्लड में है, हमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए ज़ीरो से। हॉकी हमारे ब्लड में है, 50% तो हमारे ब्लड में वैसे ही है। थोड़ा सा हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि जो है ना वो हमारे लड़कों को फैसिलिटीज़ मिले। जिस तरह डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि हम दोबारा से रिवाइवल कर रहे हैं हॉकी का, हम दोबारा से डिपार्टमेंट खोलेंगे। तो मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट दोबारा से जब खुलेंगे, क्योंकि हॉकी प्लेयर्स को जो है ना वो इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए होती है। हॉकी प्लेयर्स को जस्ट अपना किचन चाहिए होता है, जस्ट अपना बच्चों को अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो बस बेसिकली चाहिए होता है हॉकी प्लेयर्स को। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये दो चीज़ें हो जाएं, पाकिस्तान की टीम, हॉकी टीम, मैं समझता हूँ 2 साल में दोबारा अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल ना भी कर सके, वहाँ तक आराम से पहुँच जाएगी। एक पाकिस्तान में प्रोफेशनल लीग हो, दूसरा पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट बंद हुए हैं वो दोबारा से अपनी अपनी हॉकी की टीमें बनाएं, ताकि जो हमारे लड़के इस वक्त पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, ओलंपियंस हैं, जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, जो मारे मारे फिरते हैं इंग्लैंड, हॉलैंड, यहाँ पे लीग खेलने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर दोबारा से डिपार्टमेंट हमारे ओपन होंगे, यहाँ पे एक प्रोफेशनल किस्म की लीग होगी जिसमें पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान प्लेयर 20 से 25 से 30 लाख रुपए अगर कमाएगा, तो मैं समझता हूँ ये आपके चंद 2-3 साल लगेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम, क्योंकि हॉकी हमारे ब्लड में है, हमें थोड़ी सी मेहनत, वो ज़रा सी नम की ज़रूरत है, ये मिट्टी बड़ी खुशाइन बात है। तो ये इस तरह से है कि पाकिस्तान की हॉकी बहुत जल्दी अपने मकाम पर आ सकती है। बड़े अरसे के बाद हमने देखा इस्लामाबाद में इवेंट हुआ, हॉकी के ट्रायल्स हुए यहाँ पर, जो नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम है उसमें हमने स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को हॉकी के साथ हमने देखा सड़क पर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक्स पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो बड़े अरसे के बाद हॉकी उठाकर ग्राउंड की तरफ जाते हुआ ये नज़ारा हमारे लिए बड़ा खुशाइन था कि पाकिस्तान में जो नसीर शकील भाई कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स में, हमारे ब्लड में ये मौजूद है, तो ग्रास रूट लेवल पर मजीद काम किया जा सकता है। जैसे आप साबिक ओलंपियन हैं, किसी भी एरा में, किसी भी साल में हम देखें तो हमारे पास अजीम से अजीम प्लेयर मौजूद है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें हम ग्रास रूट लेवल पर? देखिए मैं कोचिंग के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ग्रास रूट से लड़का तैयार करूँगा, उसको मैं क्या कह के तैयार करूँगा कि आप यहाँ जाएंगे तो आपके लिए क्या फैसिलिटीज़ होगी, आपका फ्यूचर क्या होगा, यहाँ फ्यूचर सिक्योर होगा आपका। देखें जब तक आपके डिपार्टमेंट थे तो मैंने ख़ुद 20 लड़के सुई सदर्न में मैं खेलता था तो मैंने अपॉइंटमेंट करवाई थी उनकी। इसी तरह वापडा था, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, आपका पीआईए अब देखें ना बंद होगी, पीआईए में ऐसी थे, पीआईए की 3-3 टीमें होती थी। बिल्कुल।
तो ये इस तरह के डिपार्टमेंट, अब एक बच्चा जब आप ग्रास रूट पे तैयार करते हैं तो जाहिर है उसे कोई आप बाग दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि आप मेहनत करोगे बेटा तो आपको ये पाकिस्तान का ये मकाम था, ये हम 4 ओलंपिक, 3 वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम, तो इस तरह से उनको आप मोटिवेशन देते हो, मोटिवेट करते हो। तो मैं बच्चे को अगर तैयार करूँगा तो मैं उसको क्या कह के तैयार करूँगा कि यार आपका फ्यूचर क्या है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जब आप प्लेयर हॉकी जब आप पाकिस्तान प्लेयर भी बन जाते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर डिपार्टमेंट होता तो मैं उसको कहता यार आप मेहनत करो, चलो पाकिस्तान खेलोगे, साथ आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो वही बात है कि लग्जरी लाइफ नहीं थी। इसी तरह जिस तरह अब ये ओलंपिक क्वालिफायर राउंड पाकिस्तान में था, मुझे नहीं पता इसकी क्या वजूहत हुई कि वो शिफ्ट हुआ ओमान, हमें वहाँ जाके खेलना पड़ा। अगर वो पाकिस्तान में होता आपके लोकली तो उसमें एक तो पाकिस्तान को बहुत हैवी अमाउंट में स्पॉन्सरशिप आती, दूसरा पाकिस्तान में वो लाइव कवरेज में और जहाँ भी होता, जैसे लाहौर में होता अगर, तो वो एक क्राउड आता पाकिस्तानी, तो एक बच्चों में शौक पैदा होता। रेवेन्यू जनरेशन जी बिल्कुल, इस तरह से तो वो यहाँ से पाकिस्तान से वो इवेंट शिफ्ट हुआ। मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। लेकिन अब जैसे देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे हॉकी प्लेयर्स ने अपने आप को प्रूव किया है और अभी भी चैनल्स पे उनको हाईलाइट किया जा रहा है, और इसी तरह जो है बहुत से स्पॉन्सर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते भी हैं। सो बेसिकली आज आपने जिस तरह एक बात कह दी कि आप ज़रा सोच समझ के खेलना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर या जल्दबाजी नहीं करनी। बेशक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कनाडा के अगेंस्ट है, तो वाकई बड़ा जो है डिफेंसिव प्ले करना है, या कहीं कहीं आपको कुछ प्लेयर्स में लग रहा है कि ये अगर एग्रेसिव खेलेंगे तो ये अच्छा नहीं, खेलेंगे? कनाडा इशू नहीं है, न्यूजीलैंड है। मैं समझता हूँ कनाडा को इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे। इतनी अच्छी टीम है हमारी के इजीली कनाडा से जीत सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड वाला मैच उन्हें फोकस करना चाहिए कि न्यूजीलैंड से, क्योंकि लास्ट हम हार के आए हैं ओलंपिक क्वालिफायर राउंड और जीत रहे थे हम। लास्ट 5 to 6 मिनट्स थे हमारे, जिसमें हमारे लड़के थोड़े एग्रेसिव हो गए, क्योंकि यंग लड़के थे और काफ़ी अरसे बाद खेल रहे थे, तो जीत की खुशी में थोड़ा एग्रेसिव हो गए, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने थोड़ी गलतियां की हैं, ब्लेंडर किए हैं, जिसकी वजह से वो मैच आ रहे। अदरवाइज़ वो मैच हम जीत चुके थे और हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाते। उसमें ये है कि लड़कों को न्यूजीलैंड के मैच के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि न्यूजीलैंड को ईजी लेना है। हाँ, वहाँ वेदर कंडीशन ये होती है कि पाकिस्तान को सूट करता है हमेशा अजलान शाह में, क्योंकि मैं ख़ुद भी खेल चुका हूँ 10-12 अजलान शाह, जिसमें मैं 2-3 दफ़ा बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा हूँ। तो उसमें ये है कि आपको वेदर सूट करता है अगेंस्ट यूरोपियंस टीम है, और ये अभी दोनों हमारे सामने जो है ना वो कनाडा और न्यूजीलैंड है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अच्छी है, बड़ी वेल ऑर्गेनाइज खेलती है, तो मैं समझता हूँ कनाडा से तो वो जीत जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड, फिर मैं वही कहूँगा कि अभी आप 0 पे ही हैं। ये जो आप पीछे आपने पास प्रेविस जो है ना आपने परफॉर्मेंस दी है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, कीप इट अप, शाबाश, हम आपको बैकअप करते हैं। लेकिन अभी आप 0 पे ही खड़े हो, आपके आगे 2 मैच हैं, आगे फाइनल है, तो आगे हम फोकस करना है अपने अगले मैच। पिछले मैच अब हमने भूल जाते हैं, फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस मैच, नाउ वी आर गोइंग टू अ फाइनल। तो अगर आप क्रंच मैच है हमारा न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि वहाँ से मलेशिया भी लगी है और मलेशिया जो है ना वो कम बैक करेगी। जैसे जो तसलसल बना हुआ है, इंशाल्लाह हम हमारी हॉकी टीम अच्छा परफॉर्म करिए। बहुत शुक्रिया शकील अब्बासी, आप तशरीफ़ लाए और बड़े अहम हॉकी मैचेस के हवाले से। हमारे लिए ये इवेंट ऐसा ही है कि हमारी हॉकी को एक नई ज़िंदगी मिल रही है, हमारे प्लेयर्स के नाम लिए जा रहे हैं, हमारी हॉकी की तारीफ़ हो रही है, और पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया भी, पीटीवी के अलावा भी मेन स्ट्रीम मीडिया हॉकी की बात कर रहा और है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं अपने प्लेयर्स पर, जिन्होंने इतनी शानदार कारकर्दगी अभी तक दिखाई है। तो जहां हम हॉकी के हवाले से बात करें, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, हम पाकिस्तान हर मैदान में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब मैं कहूँगी मैदान में सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, पाकिस्तान खला में भी आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान का पहला खलाई मिशन IQQ जो कि रवाना हो गया था चांद पे, आज चांद के मैदान में दाखिल होगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के एलामिया के मुताबिक IQQ इस वक्त अपने तयशुदा रास्ते पर गामजन है। बताते चले जी कि 16 मई को तमाम प्रोटोकॉल्स, तमाम सिस्टम्स टेस्ट होने के बाद 16 मई वो तारीख है जब IQQ पाकिस्तान के लिए चांद की पहली तस्वीर भेजेगा। और इस पूरे मिशन की सबसे अहम और सबसे ख़ास बात यह है कि अभी तक हमें स्पेस में रिसर्च के हवाले से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इस मिशन को लीड कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, उनका भी ये कहना है कि इस मिशन में पाकिस्तान को हमेशा रिसर्च करने से पहले दूसरों की जानिब से प्रोवाइडेड मटीरियल के ऊपर डिपेंडेंसी थी पाकिस्तान की। लेकिन अब हमारा IQQ है
तो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास अपना मवाद होगा, अपना मटेरियल बिल्कुल होगा और जनाब। हम उस पर खुद और रिसर्च कर पहली सकेंगे। तस्वीर आ रही है जी 16 मई को। मैं तो अभी से बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो पाकिस्तान का पहला खलाई मिशन है, हम बहुत फ़ख्र तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन होगा, कंट्रीब्यूशन होगी कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो उनके अपने मुल्क की है, जो प्राइमरी सोर्स है, उनको उससे मिलेगी और दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो जहाँ पे हम अवेयरनेस के हवाले से बात करें, रिसर्च के हवाले से बात करें, तो आज के दिन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आज है जी 8 मई और आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि थैलेसीमिया क्यों होता है, इसकी रोकथाम कैसे, इसकी मैनेजमेंट कैसे मुमकिन है और ख़ास तौर पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लोगों को आगाही फराहम करने के लिए, क्योंकि रिजवान लोग आगाह नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो जो डिनायल का फेज़ है हमारा, ये बहुत सी और प्रॉब्लम्स को भी लेकर आता है। तो लेकिन थैलेसीमिया उससे के पहले हवाले हम से देख लेना कि थैलेसीमिया की रीजंस क्या हैं और इसकी वजह से ज़िंदगी कितनी मुतासर होती है, किस एज में ये मुतासर करता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस पर हिरा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो बिल्कुल देखते हैं। हिरा महमूद की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आलमी इदारा सेहत के ज़ेरे एहतमाम हर साल दुनिया भर में 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस बीमारी में मुब्तला बच्चों की जिंदगी कर्ब से गुजरती है, लेकिन हिम्मत है इन नन्हे मरीजों की जिन्होंने बीमारी के बोझ के बावजूद जिंदगी की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। थैलीसीमिया के शिकार मरीजों के जिस्म में पैदाइशी तौर पर खून नहीं बनता। इस मर्ज की बड़ी वजह खानदान में शादियां हैं। मरीज बच्चे दिल में जीने की उमंग तो रखते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी कतरा कतरा खून की मोहताज रहती है। एहतियात की सूरत में मिलने वाला खून इन बच्चों की सांसें बहाल रखता है। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 300 मिलियन अफराद थैलीसीमिया का शिकार हैं, जिनमें 100 मिलियन को हर माह 1 या 2 मरतबा खून जरूरी होता है। एदादो शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में 100 में से 5 बच्चे इस मूजी मर्ज का शिकार होते हैं। तिबी माहिरीन कहते हैं कि शादी से कबल लड़का और लड़की थैलीसीमिया के टेस्ट करवाएं तो इनकी औलाद बीमारी से महफूज रह सकती है। आलमी इदारा सेहत का इस साल थीम ये है कि जिंदगियों को बाइख्तियार बनाना, तरक्की को अपनाना और मरीज को इलाज के मुसावे सहूलियात फराहम करना है। इस मौके पर यह पैगाम भी दिया गया है कि बीमारी की रोकथाम के लिए हदायत पर अमल दरामद किया जाए और लोगों में इस बीमारी से मुतालिक शऊर उजागर किया जाए। और नाज़रीन, थैलेसीमिया के हवाले से आगाही जितनी ज़रूरी है, इसके हवाले से बाकी जो तमाम लोग मौजूद हैं, जो मुआशरा है उसका किरदार कितना अहम है। जैसे हिरा महमूद ने अपनी रिपोर्ट में ये नुकता उठाया कि तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि शादी से पहले अगर टेस्ट हो जाएं तो उसके बाद हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। 100 में से 5 बच्चे एक बहुत बड़ा नंबर है, 5% बच्चे इस मरज़ का शिकार होते हैं। और इसको बेसिकली इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसके इलाज के हवाले से पूरी दुनिया क्या कर रही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस पर हम एक्सपर्ट की राय जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है प्रोफेसर हसन अब्बास ज़हीर ने, जो कि WHO के एडवाइज़र बराए ब्लड रेगुलेशन है। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें पता है थैलेसीमिया खून की बीमारी है और ये वरूसी बीमारी है। जी। अब एक चीज़ हम हमेशा सुनते आए हैं, बात करते हैं कि मियाँ बीवी जो है बिफोर मैरिज दे हैव टू डू द टेस्ट, लेकिन जब ये बात हम अपने घरों में करते हैं तो ये हमारे कल्चरल बैरियर भी आ जाता है। ऐसी बात करते हुए हर कपल जिसकी शादी हो रही है या वो लोग जिनकी फैमिली में थैलेसीमिया है वो टेस्ट कराएं। जी जी, ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है। पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया की जीन है ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी आम आबादी में यकसा तौर पे नहीं फैली हुई है। ये जो जीन है और ये जो मसला है थैलेसीमिया का, ये मखसूस फैमिलीज़ में है, बरादरीज़ में है। तो जिन बरादरियों में और जिन कम्युनिटीज़ में है ये, वहाँ पे ये स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ख़ास तौर से शादी से पहले दोनों की या कम से कम एक पार्टनर की। मगर जनरल पॉपुलेशन की मास स्क्रीनिंग पाकिस्तान जैसे मुल्क में एडवाइजेबल नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ कई सूबों में ये कवानीन मौजूद हैं कि शादी से पहले लाजमी तौर पे ये टेस्ट किया जाए दोनों का, पार्टनर्स का। ये मुमकिन नहीं है। कानून तो बन गया है मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि आपके लेबॉर्ट्रीज़ का सिस्टम जो है इतना अच्छा नहीं है। आपने लेबॉर्ट्रीज़ डेजिग्नेट नहीं की हैं कि कौन सी लेबॉर्ट्री का टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद ये कि आपने रिसोर्सेज भी नहीं एलोकेट किए हैं डायग्नोस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। फिर इस सेक्टर की रेगुलेशन भी नहीं है और सबसे बड़ी बात, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, अफेक्टेड फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ जो हैं उनमें ज़रूर होने चाहिए टेस्ट,
मगर जनरल पॉपुलेशन में नहीं होने चाहिए। वैसे बाकी दीगर बीमारियों के हवाले से भी ये जो प्रपोजल था कि अब टेस्ट हो ब्लड का, वो इसलिए था कि उसमें बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके पोटेंशियल, और ख़ासतौर पर जैसे हमारे यहाँ फैमिली मैरिज, कज़न मैरिज बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से भी बहुत सारी बीमारियाँ फिर ट्रैवल करती हैं। तो अब थैलेसीमिया हर 100 में से 5 बच्चे इसका शिकार होते हैं। बेसिकली जिगर खून नहीं बनाता, ये बोन मैरो का प्रॉब्लम होता है, थैलेसीमिया होता क्या है? जी, थैलेसीमिया जो है ये खून की मारूसी बीमारी है। खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सुर्खलिए, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। इस बीमारी में हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है वो डिफेक्टिव होती है। अच्छा। और उसका नतीजा ये निकलता है कि जिसको थैलेसीमिया मेजर, 2 तरह के थैलेसीमिया होते हैं, 3 होते हैं बल्कि, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और थैलेसीमिया मेजर। तो ये जो आप गालिबन बात कर रही थी ना कि 100 में से 5 को थैलेसीमिया की बीमारी होती है, ये बीमारी नहीं होती है, थैलेसीमिया माइनर होता है। और जिसको माइनर है उसका आप समझ लें कि थैलेसीमिया की 2 जीन्स होती हैं। अगर किसी को एक जीन है किसी में, वो माइनर है। अगर दोनों जीन्स थैलेसीमिया की मौजूद हैं किसी में, वो मेजर हो जाए तो वो मेजर हो जाता है। ओके। और वो होता है मरीज़। और जो थैलेसीमिया मेजर का मरीज़ होता है उसको फिर खून के ट्रांसफ्यूजन की रेगुलरली ज़रूरत होती है। शुरू में महीने में 1 दफ़ा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दौरानिया कम होता रहता है। मगर सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती, इसके साथ साथ और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में के बाद फौलाद जमा हो जाता है जिस्म में, उसको भी निकालने की अद्वियात देनी होती हैं, उसको किलेशन थेरेपी कहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे मरीज़ की उम्र बढ़ती है उसकी और रिक्वायरमेंट्स भी, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर ये सारी चीज़ें मैसर हों मरीज़ को, तो वो फिर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जैसे कि बाहर के मुल्कों में हो रहा है, और नॉर्मल लाइफ स्पैन उनका होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि एक जीन हो, तो यानी किस तरह तो कैरियर होते हैं नॉर्मल अफराद और ये लेके चल रहे होते हैं, तो ऐसे में अगर कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है, और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल यही किया जाता है पेरेंट्स से भी जो उन बच्चों के होते हैं, या हम सोसाइटी में भी, दैट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हम कहते हैं कि आगे क्या नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे, यानी क्योंकि हमारे माइंड में कि नॉर्मल ज़िंदगी इज़ गेटिंग मैरिड एंड हैविंग किड्स। सो अगर कोई थैलेसीमिया का शिकार है, मेजर है, और वो शादी करना चाह रहा है, तो वो मेजर को अवॉइड करे, और माइनर हो तो दैट्स फाइन, या गो फॉर समवन जो बिल्कुल थैलेसीमिया का कैरियर नहीं है? देखिए, अगर कोई किसी से शादी करना चाहता है तो कोई नहीं उसे रोक सकता। मैं और आप नहीं रोक सकते, हुकूमत भी नहीं रोक सकती। हुकूमत को शादी ब्याह, कि अगर डॉक्टर से मशवरा किया जाए जी तो क्या करें? देखें, शादी हो सकती है, कर लें शादी। अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी एक प्रोविज़न है कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में टेस्ट किया जा सकता है। और अगर अफेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर 2 थैलेसीमिया कैरियर्स की शादी होती है तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है कि थैलेसीमिया मेजर होगा, और 75% चांसेस हैं कि नहीं होगा। अच्छा। ये हर प्रेगनेंसी में यही चांस है। तो पहले ट्राइमेस्टर में आप ये चेक किया जा सकता है कि ये प्रेगनेंसी जो है ये थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको उसका तदारुक किया जा सकता है, और उसके फतवे मौजूद हैं, और ये इस्लामी मुल्कों में होता है और पाकिस्तान में भी होता है। बिल्कुल, हम इस पर डिटेल में भी बात बिल्कुल, करेंगे। और कुछ तरीका इलाज जो है, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि एडवांसमेंट भी है बहुत सारी, और दुनिया में कि अब हर गुजरते दिन के साथ कुछ नया सामने आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस डेवलप हो रही है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो उसकी मैनेजमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, और इसकी क्या डिटेल्स हैं डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन एक न्यूज़ ब्रेक के बाद।
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले हम थैलेसीमिया के हवाले से बात कर रहे थे। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, इसके हवाले से हमने ये बात की अभी तक कि ये क्यों होता है, ख़ास तौर पे मेजर और माइनर फैक्टर्स इसके क्या होते हैं, और जो एक फैमिली स्ट्रक्चर है उसके हवाले से बात की। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, थैलेसीमिया के हवाले से हम बात करें, मैनेजमेंट इसकी सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, वैसे भी सारी लाइफ जिस तरह हमने गुजारनी है, जिस तरह काम करना है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, एशियन कल्चर में क्या हो रहा है और क्या होने की ज़रूरत है अभी? देखिए, बाहर की दुनिया में तो थैलेसीमिया का जो मसला है वो बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें कई कई सालों से 10-20 साल से कोई नई थैलेसीमिया मेजर की पैदाइश नहीं हुई है। ईरान में नहीं हुई, साइप्रस में नहीं, ग्रीस में नहीं, इटली में नहीं, टर्की में नहीं। तो यहाँ पे तो थैलेसीमिया के नए पैदाइश नहीं हो रही हैं। एग्जिस्टिंग जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट की जाती है और बहुत अच्छा उनकी केयर की जाती है। तो 25-30 साल पहले तक जो मर्ज़ एक चाइल्डहुड फेटल डिजीज़ कंसिडर होता था, यानी बचपन में ही ये गुजर जाते थे इस तरह के मरीज़, अब वहाँ पे ये जो मर्ज़ है थैलेसीमिया मेजर का, इसको क्रॉनिक डिसऑर्डर रिक्वायरिंग मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल केयर कंसिडर किया जाता है। जैसे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स और भी होते हैं, डायबिटीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, ये आपके साथ हैं। आप अगर इसको सही मैनेज कर रहे हैं तो आप नॉर्मल लाइफ स्पैन और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ पे थैलेसीमिया के मरीज़ क्रॉनिक डिसऑर्डर के तौर पे ट्रीट होते हैं और बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, नॉर्मल लाइफ स्पैन गुजारते हैं, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके बरक्स पाकिस्तान में ये मर्ज़ जो है थैलेसीमिया मेजर का, ये चाइल्डहुड फेटल डिजीज़ तो नहीं रही है, मगर बदकिस्मती से टीन एज फेटल डिजीज़ फिर भी है। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो 20 साल के लगभग तो क्या रीज़न है, उन्होंने क्या ऐसा किया है कि अब ये फेटल डिजीज़ वहाँ नहीं रही और हमारे यहाँ चलें बचपन से ना सही, चाइल्डहुड से अब ये कुछ एज का हमें मार्जिन मिल गया है, कुछ वक्त मिल जाता है, वक्त हमने कैसे गेन किया है और इसको मज़ीद कैसे गेन कर सकते हैं? जी, ये देखिए, वहाँ पे जो किया गया ना, बेसिकली डायग्नोसिस इम्प्रूव की, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हैं वो इंश्योर की गई, सेफ़ ट्रांसफ्यूजन दी जाती हैं, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन दी जाती हैं। उसके बाद जो फौलाद निकालने की दवाइयाँ होती हैं, किलेशन थेरेपी, वो रेगुलरली बाकायदा दी जाती हैं। और उसके बाद जैसे जैसे मरीज़ की उम्र बढ़ती है, उसको हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, लिवर के इश्यूज़ होते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के होते हैं, डेंटल, ऑर्थोपेडिक, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से उनकी केयर की जाती है ताकि वो मसाइल उनके ना हों। ये सब कुछ यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ डायग्नोसिस भी कमज़ोर है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो भी सबको यकसा तौर पे सेफ़ ट्रांसफ्यूजन नहीं मैसर। उसके बाद किलेशन थेरेपी भी बहुत सारे मरीज़ों को नहीं मिलती है तो रेगुलरली नहीं मिलती है। और फिर उसके बाद जो और मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है वो भी कमज़ोर है। इन सब चीज़ों का नतीजा ये निकलता है कि चाइल्डहुड में तो नहीं मगर कुछ अर्से बाद उसके हो जाते हैं, और इस दौरान इनके जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। आप दूर से पहचान जाएंगे, इनकी ग्रोथ स्टंटेड होगी, कंप्लेक्शन ग्रे होगा, लुक्स टॉक्सिक होंगी, और आपको दूर से पता लग जाएगा कि ये हेल्दी नहीं है, ठीक नहीं है, कोई मसला है, इनका प्रॉब्लम है। जबकि बाहर की दुनिया में थैलेसीमिया के मेजर के मरीज़ आपके साथ बैठे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये और एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। नॉर्मल लाइफ यहाँ पे देख के पता चल शादी जाता भी है कर कि रहे हैं, they are प्रोफेशनल्स suffering। में भी हैं, हाँ। प्रोफेशनल्स भी हैं, सब कुछ ठीक ठाक उनका चल क्योंकि रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़, हम जब फिजिकल पेन या फिजिकल एफर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, फिर मेंटल एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। ये भी बहुत ज़्यादा माइंड पे आपके असरअंदाज होता है, आपकी पर्सनैलिटी पे। जिस तरह आपने कहा कि लुक्स टॉक्सिक होंगी, यानी कि देख के पता चलेगा कि सफ़र कर रहा है ये बंदा। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा भी है अनफॉर्चुनेटली कि जब हम किसी को बुरे हाल में देखते हैं तो हम उस पर टॉन्ट ज़्यादा करते हैं, हम ये नहीं देखते कि वी कैन बी वन ऑफ दैट। डिस्क्रिमिनेशन होती है, और ये ना सिर्फ मरीज़ सफ़र करते हैं बल्कि उनकी तमाम फैमिली जो है वो सफ़र करती है। उससे फिर पॉवर्टी और इलिटरेसी, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये ज़रूरी है थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए। क्या खून इतनी तादाद में होता है कि आराम से ये चीज़ हो सके, या जो हमारे ब्लड बैंक्स हैं इसमें पड़ा होता है खून, या जब
ट्रांसफ्यूजन का वक्त आता है तो लोगों से रिक्वेस्ट कॉल की जाती है। जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हालात पहले के मुकाबले में तो अब बहुत बेहतर हैं पाकिस्तान में। हमने 2010 में हुकूमत ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम जर्मन गवर्नमेंट के मदद से लॉन्च किया था और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उसका पायनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। 10 साल हमने ये प्रोजेक्ट चलाया, उसके बाद अभी भी चल रहा है। उसके ज़रिए हमने एक नेटवर्क बनाया रीजनल ब्लड सेंटर्स का, बड़े बड़े ब्लड सेंटर्स जहाँ पे अच्छा म्यारी खून दस्तयाब होता है, बनता है, उसके रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब कुछ बनता है और वो फिर अस्पतालों में मुहैया कर दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ ये सेंटर्स बने हैं वहाँ पे अस्पतालों में कवरेज अच्छा हो गया है, मगर बहुत सारे मरीज़ अभी भी हमारे हैं जिनको ऐसे ब्लड सेंटर्स तक रसाई नहीं है क्योंकि वो मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं जहाँ पे ये नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे ब्लड सेंटर्स हैं, एनजीओ सेक्टर में भी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, उनके भी अच्छी ब्लड फैसिलिटीज़ हैं, मगर इसके बावजूद बहुत सारे मरीज़ हमारे ऐसे हैं जिनको ये सब सहूलियात नहीं मैसर, जिसकी वजह से उनके जो हालात हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एक्सेस है वो अच्छी नहीं है। सेफ़ ट्रांसफ्यूजन नहीं मिलता, रेगुलरली नहीं मिलता, जिस वक्त पे मिलना चाहिए उस वक्त नहीं मिलता, तो उनकी जो इलाज है वो सफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब, आज के दिन हमें चूँकि थैलेसीमिया के हवाले से आलमी दिन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डोनेट करते हैं, अतिया करते हैं खून, और मुख्तलिफ मौके पर भी करते हैं और ऐसे कैंप्स भी लगते हैं। हम देखते हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स में लगते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो प्राइवेटली बग़ैर किसी डोनेशन के या बग़ैर किसी सपोर्ट के खुद से अरेंज करती है इस तरह के कैंप्स और उस ब्लड को डोनेट करते हैं थैलेसीमिया सेंटर्स के लिए। तो आज हम उनको भी क्रेडिट देंगे, उनकी जो मेहनत है यकीनी तौर पर, जो हम ये चाइल्डहुड से उसको टीनेज तक लेकर आए हैं और मज़ीद बेहतरी आ रही है। बीइंग एडवाइज़र ब्लड रेगुलेशन, हमें नौजवानों को कितना मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और जो रेगुलेशन हो रही है और जहाँ तक दूर दराज इलाकों में नहीं पहुँच पाता वहाँ पर इसका पहुँचना कितना ज़रूरी है, उसके लिए अब क्या एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है? जी, ब्लड डोनर्स की शॉर्टेज रहती है हमारे ब्लड सेंटर्स में, और वॉलंटरी डोनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वॉलंटरी डोनर्स की तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो ये शॉर्टेज को पूरा जो किया जाता है हमारे सिस्टम में वो मरीज़ों के फैमिली मेम्बर से किया जाता है। तो ये फैमिली रिप्लेसमेंट डोनर्स होते हैं, जबकि बाहर के मुल्कों में सारा निज़ाम जो चल रहा होता है वो 100% वॉलंटरी ब्लड डोनर्स पे चल रहा होता है। तो ये पूल होता है 2-3% पॉपुलेशन का, ज़्यादातर यंग लोग होते हैं या दरमियानी एज के भी होते हैं, और वो साल में 2-3-4 दफ़ा ब्लड डोनेट करते हैं, और इन 2-3% लोगों के 2-3 ब्लड डोनेशन सालाना से पूरा निज़ाम चलता है, 100% वॉलंटरी ब्लड डोनर्स पे चले जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ ज़्यादा आबादी जो है वो नौजवानों की है, 30 साल से कम उम्र की है, 24 साल मीन एज है हमारी पॉपुलेशन की। तो ये लोग सामने आएँ और बाकायदा वॉलंटरी तौर पे ब्लड डोनेट करें, ब्लड कैंप्स का इंतज़ार ना करें, अच्छे ब्लड सेंटर्स में जाएं जो हमारे रीजनल ब्लड सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ जाएं। थैलेसीमिया सेंटर्स जो अच्छे म्यारी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, उनके ब्लड बैंक्स हैं, उधर जाएं। प्राइवेट सेक्टर के जो अच्छे लाइसेंस्ड ब्लड बैंक्स हैं वहाँ जाएं और ब्लड डोनेट करें, और इस बात का इंतज़ार ना करें कि आपको कोई कहेगा तब डोनेट करें। हमारे यहाँ सिस्टम जो है डिमांड ड्रिवन सिस्टम है, मरीज़ को ज़रूरत पहले पड़ती है, उसके बाद हम ब्लड डोनर को ढूंढ रहे होते हैं। ये गलत चीज़ है। बाहर के मुल्कों में सप्लाई ड्रिवन सिस्टम है, सप्लाईज़ मौजूद होती हैं, मरीज़ को जब ज़रूरत पड़ती है तो आपके इन्वेंट्री से सप्लाईज़ में से। तो नौजवानों को बताया ना डॉक्टर साहब कि खून देने से कुछ नहीं होता, 3 महीने बाद आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ भी इंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर औक़ात जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें लगता है कि आप तो शायद 5 साल बाद करना है, तो कितने अरसे बाद इट्स क्वाइट नॉर्मल टू डोनेट ब्लड? जी, हर 2 महीने बाद आप डोनेट कर सकते हैं, और साल में 3 से 4 दफ़ा डोनेट करें तो मतलब अब खुद ज़रा हेल्दी रहेंगे। नहीं, हेल्दी इस तरह से रहेंगे, ज़हनी तौर पे आप हेल्दी रहेंगे कि आपने ब्लड जो डोनेट किया है उससे 3 मुख्तलिफ मरीज़ों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि रेड सेल्स अलग कर लिए जाते हैं, वाइट सेल्स अलग, प्लेटलेट्स अलग कर लिए जाते हैं, प्लाज्मा अलग। तो ये 3 ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं 3 मुख्तलिफ मरीज़ों को लगती हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आप हर डोनेशन से 3 मरीजों की जान बचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन ज़हीर, आपके कीमती वक्त का। आज हम बात कर रहे थे थैलेसीमिया डे के हवाले से। पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है और इसकी अवेयरनेस
क्रिएट करना है, बताना लोगों को कि ये क्यों होता है, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, और अगर कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसके साथ क्या आपका रवैया होना चाहिए, किस तरह इसको मैनेज करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह अभी हमने खून के अतिया के हवाले से बात की, तो खून का अतिया देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तमाम लोगों पे ये चीज़ फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें हेल्दी बनाया है, हमारा एचबी लेवल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, हमारे खून में कोई बीमारी नहीं है, तो उसको हमने डोनेट करना है। जहाँ पे वैसे हम डोनेट करने के हवाले से बात करते हैं, तो आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे या पहले स्पोर्ट्स की जाने पड़ेगी? चलिए एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स लिए चलते हैं आपको, ताकि एक दफ़ा फिर ताज़ा दम हो जाएं और खून जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। और खून हमारा बढ़ता है जब हम देखते हैं कुछ इवेंट्स होते हैं, और इन बिल्कुल। इवेंट्स में कामयाबी न सिर्फ उस इवेंट को जीतने वाले की होती है, बल्कि उस पूरे इवेंट के मुंतज़मीन की होती है। जिस इलाके में इवेंट मुनक़िद होता है, उस इलाके के हवाले से दुनिया जानती है। फिर इसके साथ साथ सयाहत के हवाले से पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जाता है कि यहाँ पर ये इवेंट हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इवेंट की, 11वीं हब रैली, और ये रैली और ये चैम्पियनशिप थी जिसमें हमारे ड्राइवर्स ने शिरकत की, और स्टॉक कैटेगरी हो, प्रीपेड कैटेगरी हो, उसमें उन्होंने शिरकत करने के बाद हमारे रेसर्स ने जो कारकर्दगी दिखाई है, क्या ही बात है। हब जीप रैली में हमने देखा है कि जैन धूत हमारे चैंपियन हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और रिजवान, जब भी हम प्रोग्राम में बात करते हैं किसी भी एरिया की कोई ऐसी खेल हो, कोई स्पोर्ट्स हो, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जीता है, और और पाकिस्तान ये जो की जीत मनाजिर यही हम है। दिखा रहे हैं, ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये हैं बलूचिस्तान का साहली इलाका है गडानी। और देखिए हम आपको घर बैठे ही गडानी की सैर करवा रहे हैं, और साथ साथ फराटे भरती गाड़ियां जो कि धूल उड़ाती गाड़ियां हैं, वो अपने अपने मखसूस रास्तों पर दौड़ रही हैं। तो जान जान धूत धूत ने हमें ज्वाइन चैंपियन किया है और वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी जनाब, जियान धूत ने हमें ज्वाइन किया है। जियान, वेलकम टू द शो। एंड सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये जो ज़बरदस्त सी आपकी कारकर्दगी रही। ज़बरदस्त के साथ साथ मैं एक वर्ड यूज़ करूंगी, ग्लैमरस। इसको देख के जो है ना, हमें लग रहा था कि किसी मूवी का ये हम सीन देख रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू आप लोगों का। जियान, ये बताइएगा कि रेसिंग का शौक, और ख़ास तौर पे डेजर्ट रेसिंग, इट इज़ समथिंग वेरी एडवेंचरस एज वेल। कब से शौक पैदा हुआ, कब से प्रैक्टिस स्टार्ट की, और प्रोफेशनली कब स्टार्ट किया? जी मैंने तकरीबन अभी मुझे 6 साल हो चुके। 2018 से मैं रैली में हिस्सा ले रहा हूँ। तो जियाद, अब जिस तरह से ड्राइव कर रहे थे, अब बातें भी वैसे करते हैं, या फिर बात इतनी सी करते हैं और ज़्यादा फोकस ड्राइव पर होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो कि खामोश रहते हैं ड्राइव करते हुए, उन्हें फोकस करना होता है कि इनका नेक्स्ट टर्न क्या है, नेक्स्ट मूव क्या होगा। मैं इसी तरह होता हूँ, मैं खामोश ही रहता हूँ, अपनी ड्राइविंग पे ज़्यादा फोकस देता हूँ। लेकिन कोई मोटिवेशनल फोर्स तो होती होगी, क्योंकि ये एडवेंचरस खेल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरों से भरा हुआ है। और हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हमें रोकते हैं कि ये वाला काम नहीं करना। फिर हम देखते हैं कि फैमिली कॉन्स्टेंट्स बहुत से होते हैं, डर भी लग रहा होता है कि खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए। तो ये स्टार्ट कब हुआ? कोई ऐसी चीज़, जिस तरह आपने कहा 2018 से कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपका रोल मॉडल था? जी इसमें देखिए ना, ये 2016 में गवादर में पहली ऑफ रोड रैली हुई। तो मैं गवादर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहीं पे था। तो रैली भी पहले साल मैंने एज अ मतलब विजिटर में गया, देखा। तो उसके बाद नेक्स्ट साल मेरे एक दोस्त ने हिस्सा लिया, मैं उसके साथ एज अ टीम मेंबर था। तो उसको रिकवरी वगैरह टीम में मैं उसमें शामिल था। तो उसके बाद मैं 2018 में मैंने देखा कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हिस्सा लिया। तो उस टाइम मुझे इतने आइडियाज नहीं थे कि इसमें क्या क्या करना होता है। रैली में हिस्सा लेने के लिए टायर्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, शॉक्स कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो उस टाइम इतना नहीं, पहला रेस मेरा इतना खास नहीं था, जिसमें मेरी फोर्थ पोजीशन आई। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट रैली हो रहा था, उसमें फिर मेरा एक दोस्त है बिस्मिल्लाह मक्सी, उन्होंने भी मुझे बताया कि भाई आपने टायर्स कौन से लेने हैं, फिर उसके शॉक्स कौन से लेने हैं। मैंने फिर अपने सारे शॉक्स और टायर की अरेंजमेंट की, दुबई से इंपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे शॉक्स। तो इसके बाद मैंने स्टॉक कैटेगरी से स्टार्ट किया। मैंने 1-2 साल स्टॉक में चलाया। उधर स्टॉक में फिर रैली के अंदर काफी ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो सिखाते भी हैं। उधर मेरा मुलाकात हुआ आसिफ इमाम से, उन्होंने अपनी टीम में लिया मुझे। जो मतलब चलाना ऑफ रोड अलग होता है, लेकिन रैली में परफेक्ट लाइन बनाना अपना वो अलग है। उसमें मुझे उन्होंने काफी हेल्प किया सिखाने में। फिर
अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो ये 1 साल हो गया मैं ए प्रोफेशनल क्लास में चला रहा हूँ। अच्छा जान, हम देखते हैं कि नॉर्मल ड्राइविंग हो या ट्रैक रेस हो, वो बहुत डिफरेंट होती है डेजर्ट रैली से। और इसके लिए आपको पोटेंशियल और आपके साथ इसके साथ साथ एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए होती हैं। गाड़ी प्रीपेड कैटेगरी में खुद मॉडिफाई की, किसी ने बताया क्या क्या करना है, एक्सपर्ट साथ होते हैं आपके। इसकी गाड़ी की जो आपने ड्राइव की, जिसे आपको चैंपियन बनवाया, इसकी ज़रा खुसूसियात तो बताएं। जी ये गाड़ी मेरी मॉडिफाई हुई है आसिफ फसल चौधरी के पास इस्लामाबाद में। उधर उनका वर्कशॉप है फेडरल गैराज। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मशहूर वर्कशॉप है। उसने 3 गाड़ियां बनाई हैं और तीनों माशाल्लाह अभी तक पाकिस्तान की चैंपियंस हैं। एक ने चोलिस्तान जीती है, मेरी वाली ने गवादर और अब रैली जीती है, और तीसरी ने जो अभी लाहौर रिसेंटली हुआ है रावी रैली जीती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इतनी ज़्यादा एंथुजिज्म जो है हम देखते हैं रेसर्स में होता है बिफोर द रेस और ड्यूरिंग द रेस भी। मुझे ये बताइएगा, जब क्योंकि मैं जब एक एज अ ले पर्सन देख रही हूँ तो मुझे बड़ा ना वो लग रहा है कि बड़ा डस्टी डस्टी होता है, डेजर्ट है। तो डेजर्ट में फिर हमें ये भी होता है कि धूल है, नज़र नहीं आ रहा, या समटाइम्स इतना ज़्यादा वो लोगों का शोर हो जाता है या डाउन हो जाते हैं हम कि क्या हो रहा है, और रेस में थोड़े से पीछे रह रहे हो। तो क्या ऐसा ही होता है कि एट द एंड तक आपका सही मोराल हाई रहता है? क्योंकि हम जब रोड में किसी के साथ रेस लगा रहे होते हैं तो वो चाहे बेशक 40 या 60 की स्पीड पे हो, तो वो आगे निकल जाता है तो हम कहते हैं छोड़ो, निकलने दो। ऐसा होता है रेस में कि आपको लगता है कि आप नहीं चेज हो सकता, या एट द एंड तक आप कहते हैं कि बस करना है चेज? होता है ना रिजवान? नहीं 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 देखिए ना क्या होता है। जब शुरू के जब आप ग्रिड पे आते हैं, स्टार्ट लाइन पे होते हैं, उस टाइम थोड़ा सा आपको प्रेशर फील होता है, थोड़ा सा कि भाई मैं स्लो ना हूँ, थोड़ा वो होना। लेकिन आप जब स्टार्ट ले लेते हैं 10 मैक्सिमम 10 मिनट बाद ना आप सीटन हो जाते हैं। तो फिर आप अपने हिसाब से ही चलाते हैं। उस टाइम फिर आपको ये फील नहीं होता है। आप खाली अपने फोकस आपका होता है कि कहीं कहीं गलत टर्न ना लग जाए या गलत गलत वो ना ले लूं। तो उसमें इतना वो नहीं होता है। बाकी आप जितना वैसे कूल रहेंगे उतना ही आप बेहतरीन टाइम मार सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जान। ये तो बताइए ना, वो अक्सर हम सुनते हैं कि गाड़ी नहीं दौड़ती, ड्राइवर दौड़ाता है। फर्क होता है गाड़ी की तैयारी में? गाड़ी ज़्यादा अच्छी हो, उसमें पावर ज़्यादा हो, उसके कंट्रोल ज़्यादा अच्छे हों, या फिर ड्राइवर की एक्सपर्टीज ज़्यादा मैटर करती हैं कि वो किसी भी गाड़ी को चैंपियन बनवा सकता है? भाई असल में ये है ना कि आपका आप घुड़सवार भी अच्छे हो और घोड़ा भी आपका अच्छा हो। वरना अगर आप अच्छे ड्राइवर है, गाड़ी साथ नहीं है तो भी मसला है। और गाड़ी पावर ज्यादा है और आप में इतना हिम्मत नहीं है, भी आप नहीं चला सकते। यानी कि दोनों को जो है ना बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बो। होना चाहिए, कॉम्बो अच्छा होना चाहिए। ये बताएंगे कोई ऐसा यादगार किस्सा किसी रेस का, किसी जगह पे, खास तौर पे इनिशियल लेवल पे करियर में थोड़ा सा हम ब्लंडर्स भी करते हैं, और ऐसे ब्लंडर्स जो हमें सारी ज़िंदगी याद रहते हैं और बड़ा हमें हंसी आती है। कोई ऐसा आपका वाकया या कोई ऐसा बड़ी प्राइड मोमेंट जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? ऐसे खास नहीं, लेकिन जो अभी रिसेंटली गवादर जीता उस वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि मेरा होम ग्राउंड था और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट आया। तो फिर उस टाइम मुझे सपोर्ट मतलब एज अ सपोर्ट मेरा जो क्लब लीडर है वो भी उधर ही मौजूद थे। और दूसरा आसिफ फजल चौधरी जिसने ये गाड़ी तैयार करके दी है, वो इस्लामाबाद से खास मुझे सपोर्ट करने उधर गवादर आए हुए थे। तो जब मैं जीत के मतलब फिनिश लाइन क्रॉस किया, ये दोनों उधर ही मेरे साथ थे। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत खास है। बिल्कुल, और ये मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इंसान टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा होता है। तो जान, ये बताइएगा कि अब गाड़ियाँ अपनी भी हैं, अब जिस पे आपने कहा कि 3 रेसेस जीती हैं, बाकी लोग जो बाकी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी भी तैयारी होती है। तो अपनी गाड़ी की तैयारी, फिर साथ कंपैरिजन होता है दूसरी गाड़ियों के साथ कि कौन से ड्राइवर की स्किल क्या है और उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उनकी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ मुकाबला करना है, ये भी कंपैरिजन हो रहे होते हैं साथ साथ। गाड़ियां तकरीबन पाकिस्तान में 90% जो हमारी कैटेगरी है, बाकी उनकी नहीं। अपनी कैटेगरी ए प्रोफेशनल कैटेगरी की बात करता हूँ तो इसमें सबकी गाड़ियां तकरीबन सेम है। शायद कुछ छोटा मोटा फर्क होगा। तो अभी खाली ए प्रोफेशनल बहुत तेज हो चुका है। जिस जब से मतलब मुझे तो अभी ये लास्ट सीजन ही में ने ज्वाइन किया है ए प्रोफेशनल। उससे पहले तो मैं स्टॉक में चलाता था। तो यहाँ तक 90% सबकी गाड़ियाँ सेम है। और
यहाँ बस ड्राइविंग का फर्क है, हर किसी के ड्राइविंग स्टाइल का फर्क है। फिर आपने ये तो उस बात को कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना कि ड्राइवर ही भगाता है गाड़ियों को। जी देखिए ये तो आपने उसी बात को कंफर्म कर दिया ना कि ड्राइवर का एक्सपर्ट होना ही ज्यादा मैटर करता है। जब गाड़ियां तकरीबन एक जैसी हों तो फिर चैंपियन अच्छा ड्राइवर ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, ये प्रोफेशनल क्लास में ना कोई ऐसा नया बंदा नहीं आता है। एक प्रोफेशनल क्लास में रैली में वो बंदे आते हैं जो का तकरीबन 5 साल 6 साल या 10 साल दूसरी कैटेगरियों में चला चुके हैं। अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 साल दूसरी कैटेगरी में चलाया है, 6 साल रैली एक्सपीरियंस रखा है, तो मैं भी एक प्रोफेशनल में आया हूँ। तो जियाद, अब आगे किस चीज़ की तैयारी जारी है? अब कौन सी ऐसी रेस है जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फिर जो है हम सब का सर फखर से बुलंद करेंगे? जी इंशाल्लाह कोशिश है। अभी ये रैली के बाद ना मुझे इनविटेशन आया तुर्की का, मैं शायद उधर वाला रैली ज्वाइन करूं। पाकिस्तान में तो सीजन ऑफ हो चुका है क्योंकि गर्मियों में हमारी कोई रैली नहीं होती है स्कर्दू के अलावा। सही बिल्कुल सही। सही। तो हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप कामयाब हों और पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और उर्दू में जो दुनिया के बुलंद तरीन डेजर्ट है वहाँ पर भी जो रेसें होती हैं, ख़ासतौर पर सरफारंगा की बात करें तो वहाँ पर हमारे रेसर्स शिरकत करते हैं। जियान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 11वीं हब रैली जीती और उसमें चैंपियन रहे। आपसे मुतासर होकर बहुत सारे नौजवान इस फील्ड की तरफ आते हैं और फिर इस वजह से पाकिस्तान में टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलता है। बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने के लिए ट्रैवल करते हैं और हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा भी होता और है। इतने ज़बरदस्त से सोवेनियर्स लेके जाते हैं वो, जो हमारी लोकल हम देखते हैं, चाहे बलोची कढ़ाई हो चाहे वो सिंधी कढ़ाई हो, तो वो पूरी दुनिया में फेमस भी है। और अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो सकाफ़त है उसको इससे फ़रोग भी मिल रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ख़ास तौर पे जब हमारे ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जब हम ऐसी रैलीज़ में जाएँ, ऐसी रेसिंग देखने जाएँ, ऐसे मकामात पर जाएँ, तो हमने ये देखना है कि वहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आएगा, किसी भी मुल्क से आए, दुनिया के किसी भी कोने से आए, आपने उसको अच्छे से वेलकम करना है, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक ले लें। जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Welcome to PTV Global app, your one-stop for all things entertainment, dramas, documentaries, news, and more. When you open the app, you're immediately taken to our live stream, where you can watch your favorite shows, news, and events in real time. But that's not all. Our programs menu offers a wide range of shows, from drama and comedy to news and current affairs. You can browse through our extensive library and find something that suits your mood. And if you want to plan your viewing in advance, our program schedule has got you covered. Download the app now on App Store and Google Play and start enjoying the best of Pakistani entertainment and news. जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज 8 मई है और आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज का दिन बहुत ख़ास है। जहाँ पे हम आज प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, या हमने एक बहुत ख़ास चीज़ को हाईलाइट किया, रिजवान, खून का अतिया देना, एक दूसरे के लिए दर्द दिल रखना, एक दूसरे की सेहत का ख्याल, एक दूसरे की ज़िंदगी का ख्याल, चाहे वो डिज़ास्टर हो, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, मैन मेड डिज़ास्टर हो, ऐसे में आगे बढ़ना और वॉलंटियरली बेसिस पे एक दूसरे की मदद करना। जब हम एक दूसरे की मदद के हवाले से बात करते हैं तो हलाल अहमर हमारे माइंड में आता है। बिल्कुल। और अगर तंजीम साजी की बात की जाए या फिर पूरी दुनिया में एक मैकेनिज्म तैयार करने के हवाले से बात की जाए तो उन लोगों को आज न सिर्फ ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है बल्कि इस तंजीम का हिस्सा होते हुए पूरी दुनिया में बॉर्डर से कता नज़र, किसी की मुआशरत से कता नज़र, किसी के इलाकाई तनाजुर में भी नहीं देखा जाता और सिर्फ मदद का एक ऐसा
मोटिव है कि सबकी मदद की जाती है, सिर्फ इंसानियत को मुकद्दम रखा जाता है, चाहे वो डिज़ास्टर हो, वो कुदरती आफात हों, या फिर वहाँ पर कोई मैन मेड डिज़ास्टर हो, या फिर किसी किस्म की मुश्किलात हों। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर कहत है, वहाँ पर भी हिलाल अहमर ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, इंसानियत की मदद की है। बहुत सारे ऐसे इलाके जो डेवलप्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक, वहाँ पर भी जब इंसान मुतासर होता है तो उसकी मदद करने पहुँचते। तो आज हिलाल अहमर का दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और इस तंजीम का हिस्सा होने वाले वो तमाम लोग जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी आज खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वैसे एक और चीज़ जस्ट टू मोटिवेट कि वॉलंटियरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे की मदद करनी है। और रिजवान, वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 8 साल से मैं वॉलंटियर हूं हिलाल अहमर के साथ, और ये बहुत ज़रूरी है। जहां पे रिजवान ने ये बात की कि जो डेवलप्ड एरिया है उन लोगों को, जो उन डेवलप्ड एरियाज़ के लोगों के लिए ज़रूरी है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो और लोगों की मदद करें। ख़ास तौर पर फर्स्ट एड कैसे फराहम करनी है, खुदा न खास्ता आप कहीं से आ रहे हैं और रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो आपने कैसे किसी की मदद करनी है, ये तमाम चीज़ें जो है हमें सीखनी चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए एक सेफ़र एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। जहाँ मदद के हवाले से हम बात करते हैं तो वहाँ पे सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेहत के हवाले से आगाही फराहम करना, इस वजह से बड़े ये बहुत मशवरे ज़्यादा मिलते हैं ज़रूरी सेहत है। के हवाले से कि ये ना खाया करें, ऐसे ना रहा करें, इतने बजे सोया करें, इतने बजे उठा करें, एक्सरसाइज किया करें, ये मशवरे आपको बहुत मिलते हैं। लेकिन क्या कहते हैं ना कि सारे के सारे मशवरे उससे आप इस्तेफादा नहीं कर सकते। कुछ मशवरे आपके लिए नहीं होते, कुछ मशवरे आपको एक्सपर्ट से ही चाहिए। एक्सपर्ट से मशवरा करेंगे तो आपको एक तो सही डायरेक्शन मिलेगी, और दूसरा आपको अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन है तो उसका डायग्नोज करने में, फिर उसको ट्रीट करने में भी आसानी रहेगी। बिल्कुल जनाब। इसी तरह हम बात करते हैं ख़वातीन के इश्यूज़ के हवाले से। अगर हम बात करें ओवरी के कैंसर के हवाले से, तो बहुत सी ख़वातीन अपनी बीमारियों के हवाले से नहीं जान पाती हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनकी बॉडी अलार्म दे रही होती है लेकिन उनको समझ नहीं आती। उसके पीछे कुछ रीज़न्स भी हैं। मौशरती रीज़न ये है कि हमारे यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट के पास शादी से पहले जाने का रिवाज बहुत कम है, हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते नहीं हैं, ज़रूरत नहीं समझी जाती। कोई ऐसा मसला हो तो हमें लगता है कि इसको शेयर ही नहीं करना, नेम एंड शेम किया जाता है, छुपाया जाता है। तो वर्ल्ड ओवरियन कैंसर, ये जो है उसका आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ओवरी के कैंसर की क्या अलामत होती हैं, ये क्यों होता है, किन खवातीन में इसको होता है? साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर है क्योंकि बेसिकली रिजवान इसमें हमारा कल्चरल बैरियर्स भी तो बहुत ज़्यादा है। तो इस पर एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। डॉक्टर सैयदा बतूल मजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा पेम्स में गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो हम इस आज के दिन के हवाले से बात कर रहे हैं कि ओवरियन कैंसर के हवाले से साइलेंट किलर इसको कहा जाता है, इसको डायग्नोज नहीं किया जा सकता, या फिर जैसे मानूर कहती कि हमें ट्रिगर फैक्टर्स तो मिल रहे होते हैं, अलार्म मिल रहे होते हैं, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते कि नहीं ये कोई और प्रॉब्लम है। ये अनफॉर्चुनेटली उन जनाना कैंसर्स में है कि जिनकी अलामत बहुत लेट आती है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कॉमनेस्ट कैंसर है वो तो ब्रेस्ट कैंसर है, और उसकी अलामत बहुत जल्दी वाज़े होती हैं, उसको हमने खासे हद तक जल्दी पकड़ लेते हैं और उसका सद्देबाब कर देते हैं। दूसरा कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, उसको तो अब जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, जो ममालिक हैं, उन्होंने कहा है कि यूके ने कहा है हम 2040 तक एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ये प्रिवेंट हो सकते हैं, वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, स्क्रीनिंग्स अवेलेबल हैं। लेकिन ओवेरियन कैंसर ने अभी तक हमें हराया हुआ है। अच्छा। ये तकरीबन 7वां या 8वां कॉमन कैंसर है ख़वातीन में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जानलेवा कैंसर है, चाहे आप यूएस में हैं, चाहे आप यूके में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, इसमें बराबरी है। बिकॉज़ ये जिस्म के ऐसे हिस्से में है जहाँ अलामत बहुत देर से आती है, बैज़ादानी, अंडेदानी। तो ये एक छोटा सा, बिल्कुल जैसे समझे एक बादाम जैसा छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन उसमें ही से हमारी तख्लीक होती है, उसी में से वो एग प्रोड्यूस होता है जिससे फिर अल्टीमेटली एक बच्चा बनता है। लेकिन उसकी अलामत पोशीदा होती है। औरत को क्या होगा, कहेगी मुझे बुखार हो रहा है, गैस हो रही है, वो कहे अच्छा थोड़े से पेट में दर्द है, माहवारी भी ऊंची नीची हो गई, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अलार्म हो जाए। सो अर्ली रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली वो किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास चली जाती है, कहती है मेरे पेट में दर्द है, उसे मैदे की दवा मिल जाती है। वो किसी और को कहती है मुझे कुछ पीरियड्स ऊपर नीचे हैं, उसे उसकी दवा मिल जाती है। लेकिन जब तक हम विजिलेंट ना हो तो हम इस चीज़ में मिस कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और चीज़, जिस तरह आपने कहा कि अलामात देर से आती है, तो रीज़न क्या होती है इसके पीछे? बहुत सी चीज़ों का हम चाहे एंडोमेट्रियोसिस हो या इस तरह की बीमारियों का इलाज इस वजह से नहीं करवाते कि इस पे एक माइंड सेट है कि जहाँ लोहा लगा वो बीमारी फैल गई या वहाँ पे और बीमारियाँ बन जाएंगी। तो रीजंस क्या है? कोई इलाज की वजह से, कोई दवाई की वजह से, किस चीज़ की वजह से? ये एक तो कैंसर कॉमन इतना नहीं है,
ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है, फिर ओवेरियन है। लेकिन इसकी ख़राबी ये है कि अगर एक खातून, तकरीबन 100 में से एक औरत को अपनी ज़िंदगी में रिस्क है कि ओवेरियन कैंसर होगा, लेकिन अगर हो गया तो मोर देन 50% चांस है कि वो 5 साल में हमारे साथ नहीं होगी। इट्स अ किलर। तो अभी तक मैंने भी, आपने जो मुझसे कहा कि इसके बारे में बात कीजिए, तो मैंने रीसेंट रिसर्च पढ़ी। उन्होंने 10 साल रिसर्च की, 2 लाख ख़वातीन में मुख्तलिफ स्क्रीनिंग के तरीके अपनाए। पता ये चला कि डेथ में फ़र्क ना पड़ सका, अच्छा। पिकिंग अप में फ़र्क ना पड़ सका। सो ये अब एक हमारी कटिंग एज है कि इसमें हम किस तरह तरक्की हासिल करें और किस तरह अपनी औरतों को महफूज करें। लेकिन मेरा मैसेज ये होगा, बचें कैसे? हेल्थी लाइफस्टाइल, वही जो आपने कहा जिससे सबको नाराज़गी होती है, रोज़ाना कि आप सिगरेट बिल्कुल ना पिएं, वॉक करें, हेल्थी फूड खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन ख़वातीन के घर में पहला बच्चा 25 साल की उम्र तक हो जाता है, वो उसको ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनमें इसकी कम चांसेस हैं होने अच्छा। के। और जो भी ब्रेस्ट फीड करती रहेंगी अपने बच्चों को 2 साल, उनमें प्रोटेक्शन ज़्यादा है। हालांकि ओवरी का कैंसर और ब्रेस्ट फीडिंग हम हैरान से होते हैं, ये क्या बात हुई, लेकिन ये देखा गया है। इसी तरह आपने बहुत बैड प्रोपेगेंडा सुने होंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो तौलीदी मतलब माओं की माने हमल गोली है, उसकी बहुत बैड प्रेस है। लेकिन जो औरतें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती हैं, उनमें 50% कम होता है ओवेरियन कैंसर। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें मालूम भी नहीं है, अपने आप को हम प्रोटेक्ट भी नहीं करना जानते। लेकिन मेरा मैसेज आज यही है कि आप लोग अपने आप का ख्याल कीजिए, अच्छी सेहत रखिए, और जहां आपको कोई ऐसी अलामत लगे कि ये नॉर्मल नहीं है, आपकी बाउल हैबिट्स बदल गई हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गई, डायरिया हो गया, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, पेट में एक फूलापन सा है, पेट टाइट, हम लोग तो टाइट कपड़े भी नहीं पहनते, हमें पता भी नहीं चलता, फिटिंग क्लोथ्स नहीं पहनते, लेकिन अगर कपड़े टाइट हो रहे हैं, अपने डॉक्टर से रुजू करें, और अगर ज़रूरत होगी अल्ट्रासाउंड पे ये पिक हो जाए। डिस्कम्फर्ट हमें फील होता है तो हम उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे कि शायद ये हाइपरटेंशन है, कोई डिप्रेशन हमें फील हो रहा है, तो हम उसमें अपने फिजिकल हेल्थ की तरफ जाते नहीं हैं। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है कि बच्चियों को ख़ासतौर पर, अब हम देखते हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी डॉक्टर्स हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में, हम हर शहर में अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं, कितना ज़रूरी है वालिदैन इस बात को समझें और ख़ुद से बच्चियां भी एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, अगर उन्हें शादी से पहले को मसाइल हो रहे हैं, अपनी बुलुगत के दौरान उन्हें को मसाइल महसूस होते हैं, तो वो शेयर करें और उसका बाकायदा ट्रीटमेंट लें। और नेचुरली जो हमारी यंगर गर्ल्स हैं, उनमें कैंसर्स बड़े कम होते हैं। कैंसर किस उम्र की बीमारी है? 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद। जो बच्चियां हैं उनमें मे बी 10,000 में एक को कैंसर हो सकता है, लेकिन जब आपकी उम्र 60 और 70 है तो हो सकता है आप 100 में से एक को कैंसर ओवरी का हो जाए। तो अपनी अलामात को, अपनी सेहत को बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, और एनुअल चेकअप की तरफ हमको अब जाना चाहिए। सरकार अगर अरेंज नहीं भी कर पा रही तो हमने इतनी चीज़ों पे, हम जोड़ों पे कितना खर्च करते हैं, जूतों पे कितना खर्च करते हैं, घर की नुमाइश का कितना खर्च, और शादियों में कितना खर्च करते हैं, तो अगर हम उसका 10% भी अपनी सेहत पे खर्च करेंगे, उसकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह आपने कहा कि एनुअल आपने इसकी स्क्रीनिंग करवानी है, बहुत से मिथ्स हैं, और ज़्यादातर इशू ये होता है कि जब ख़वातीन को कोई मसला होता है तो या तो अपनी फैमिली की ख़वातीन से बात करती हैं या अपनी सहेलियों से बात करती हैं, और ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट नहीं होती तो सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती नहीं है, या हम गूगल करते हैं तो उसमें आपको पता है कि हमें पता ही नहीं ऑथेंटिक साइट कौन सी है। अब उसमें रीज़न ये भी होती है कि मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। कहा यह जाता है कि स्क्रीनिंग जितनी होगी वो रेज लगती हैं, वो भी कैंसर का बायस बनती है। फिर एक और चीज़ ये भी मिथ की जाती है कि अगर आप लेज़र के ज़रिए हेयर रिमूवल करते हैं तो वो भी आपके रेज बढ़ रही हैं, वो भी आपको अफेक्ट कर रही हैं। फिर इसी तरह जो है एक स्पेसिफिक एज तक, जिस तरह हम देखते हैं कि वुमेन आर लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, आप और भी बहुत सी हम चीज़ें ले रहे हैं, अब अपने हम देखते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरीज भी बहुत सी करवा रही हैं, क्या वो भी बायस बनती हैं इन चीज़ों का? नहीं, डायरेक्टली कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी कि लाइफस्टाइल जो है ना, अब हमारी मेडिसिन जो है वो पुड़ियों से, गोलियों और कैप्सूलों और टीकों से बाहर निकल रही है, और अब हमारी समझ ये आ रहा है कि 50% से ज़्यादा सेहत जो है वो लाइफस्टाइल में है, और वो लाइफस्टाइल हम खो चुके हैं। वो जो बचपन में साइकिल चलाने की, बचपन में दौड़ भाग करने की, पिट्ठू गरम खेलने की, अब बच्चों को पता भी नहीं होगा ये क्या चीज़ होती है, कहीं पता नहीं, जब गांव की गवार सी बातें कर रहे हैं दादियों वाली, ये कौन सा गेम है? तो भागने का खेल, छुपन छुपाई खेलने का, वो तो खत्म हो गया है ना जी। तो ये सब चीज़ें हैं, दे आर द बेसिक
जिसे कहते हैं ना मंत्रा ऑफ लाइफ। Exactly. लाइफ इज़ अबाउट हेल्थी लाइफ, जिसमें हमें स्मोकिंग कम करनी है, एक्सरसाइज बढ़ानी है और अपनी हेल्थ अवेयरनेस करनी है कि अगर मुझे ये अलामत है तो मैं अपने डॉक्टर के पास जल्दी जाऊं। अगर मुझे ब्रेस्ट में लंप फील होता है तो मैं उसके ऊपर कोई 2 महीने रिसर्च ना करूं गूगल पे, मैं पहले दिन ही के अंदर जाके अपने जो डॉक्टर हैं या फीमेल डॉक्टर हैं उनसे मशवरा करके दिखा लूँ। इसी तरह पेट में कोई नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, मैदा ठीक नहीं समझ आ रहा, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, पीरियड्स ख़राब हैं या जो खुसूसी ताल्लुकात हैं उसमें दर्द है, तो ये सब चीज़ें आप जल्दी रिपोर्ट कीजिए। तो हो सकता है कि ये अभी काबिल इलाज हो, आपका सर्वाइवल हो। जितना अर्ली पिक होता है उतना सर्वाइवल बेहतर होता है। सही। ये आपने बड़ी ज़रूरी बात की है कि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शरीक हयात, लाइफ पार्टनर। ख़वातीन अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपनी सहेलियों से बात कर लेती हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें पोशीदा रखी जाती हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिस पर ट्रस्ट करना है, कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर इस एज में आकर जब कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर 40s, वहाँ पर इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है और लाइफ पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है कि वो भी इन चीज़ों का ख्याल रखे। और ये म्यूचुअल है। एग्जैक्टली। अब अगर हम ये कहें कि जी वो शौहर तो स्मोक करता है, मैं तो नहीं करती, लेकिन उसकी स्मोकिंग आपके बेडरूम में होती है, आपके बाथरूम में होती है और आपका माहौल उस स्मोक से भरा हुआ है, तो 30% इंसिडेंस आपकी प्रॉब्लम्स का पैसिव स्मोकिंग से हो रहा है। तो ये कंबाइंड हेल्थ है ना, एक बंदे की तो नहीं है। मैं तो उसे समझाती हूँ, वो मानता नहीं है, साथ साथ आप भी अफेक्टेड हो रही हैं। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और सिर्फ स्मोक नहीं होती है, नस्वार बहुत यूज़ होती है और कोई भी टोबैको की फॉर्म, इट इज़ फुल ऑफ कैंसर, फुल ऑफ कैंसर। आपके माउथ का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, लंग का कैंसर, जो जनाना जितने कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सब में एसोसिएशन है टोबैको। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि ओवरी का कैंसर किस एज में ज़्यादा कॉमन होता है, किन ख़वातीन को, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है या कुछ उनके फैक्टर्स ऐसे होते हैं। जैसे आप लाइफस्टाइल के हवाले से बात करें तो हमारा तो बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी रिस्क फैक्टर पे कौन सी ख़वातीन है? देखिए, हम सपोजिटली बिकॉज हम पाकिस्तान में हाई फर्टिलिटी कंट्री हैं, वो कहते यही हैं कि जितना टाइम जो कैंसर सबसे ज़्यादा ओवरी की सरफेस से आते हैं और कई लोग कहते हैं इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ इंसेसेंट ओव्यूलेशन। जिस औरत के जितने कम बच्चे होंगे मे बी उसका शायद ज़्यादा चांस है कि उसको कैंसर हो जाए ओवरी का। वो और बहुत से कैंसर से प्रोटेक्टेड होगी, लेकिन कम बच्चों वाली खातून को ओवेरियन कैंसर का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग बहुत प्रोटेक्ट करता है। कम बच्चों में कितनी तादाद होती है? हम कम या ज़्यादा का दैट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म। देखिए जी, 2-3 बच्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अंग्रेज़ तो एक भी नहीं पैदा करता। हम तो जब तक 12 पूरे नहीं करते हम कहते हैं अब मुनासिब हो गए हैं, अब मेरे हमसाए से डबल बच्चे। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपने 25 साल से पहले एक भी बच्चा पैदा कर लिया तो आपको 20% प्रोटेक्शन ऑफ ओवेरियन कैंसर मिल गई है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन असल चीज़ है कि जितनी उम्र बढ़ती जाती है हर तरह का कैंसर बढ़ता है और 50 साल के बाद यूजुअली ये कैंसर्स बढ़ते चले जाते हैं के बाद और तब वो उम्र है कि जब ख़वातीन बिल्कुल शेयर नहीं करती, वो हर चीज़ से शर्माती हैं। वो कहती हैं अब तो मेरे नमाज रोज़े का वक्त आया था, अब मैं फिर से गायनी के डॉक्टर के पास चली जाऊँ, अब तो मैंने बच्चे भी पूरे कर लिए, अब फिर मुझे गायनी के डॉक्टर के पास जाना और पड़ेगा। गायनी के डॉक्टर को एसोसिएट भी तो सिर्फ शायद इसलिए किया जाता है कि शायद बच्चे की पैदाइश का मामला है या कोई एक ही मामला है जिसकी वजह से गायनी के पास बिल्कुल जाया सही। जाएगा। तो यंगर वुमेन में बहुत कम है, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है। सो ये हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर बच्चियों में कोई ऐसी अलामत हो जो कि उनको दर्द हो रही है या कोई ऐसी चीज़ है तो डॉक्टर को जल्दी रुजू। सही। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहिबा हम देखते हैं कि अब जो सेटअप है 25 साल से पहले बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके बच्चे होते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही आपकी 24-25 साल में कंप्लीट हो रही होती है और ये हमारा सेटअप है। दैट्स वी हैव टू एग्री। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे और बढ़े। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ हम वेस्ट के हवाले से बात करते हैं वहाँ पे दैट्स वेरी इट्स वेरी कॉमन पॉपुलेशन कंट्रोल। यहाँ पे बच्चों की भी तादाद दर्जन है, फिर भी कैंसर बढ़ रहा है। रीज़न क्या है? आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ। जब आबादी ज़्यादा होगी 1% कैंसर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। जब आबादी कम होगी तो 1% कैंसर तो बहुत कम होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। जो आपकी 60 साल की औरत है, 70 साल की औरत है, हम भी उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं, लेकिन कितनी है जो एजुकेटेड है, उसकी प्रोपोर्शन कितनी होगी? आपकी अकम्पलिश्ड एजुकेटेड प्रोफेशनल वुमेन कितनी है जो 50-60 साल की? ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हैं। इमोशनली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली कितनी एम्पावर्ड हैं? क्या वो खुद से डिसीजन ले सकती हैं कि आज मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ? किसी को उनके लिए टाइम नहीं है।
सो माशरे में एक बिग चेंज चाहिए कि हर बच्ची पढ़ी लिखी हो, हर बच्ची जो है वो जब बड़ी होगी तो वो अपना हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर खुद डिसाइड करेगी और खुद अफोर्ड भी कर सके, खुद अफोर्ड भी कर क्योंकि इशू ये होता है कि हस्बैंड्स कहते हैं, और मैं एक बहुत स्वेयर चीज़ है, लेकिन जिस तरह रिजवान ने भी सवाल उठाया कि शरीक हयात से शेयर क्यों नहीं किया जाता, जो कि क्योंकि हमारा कल्चर, हमारे जोक्स हैं, बीवी बीमार है दूसरी ले आओ, तो ये सेटअप ऐसा है अनफॉर्चुनेटली, तो वो फिर अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती और हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि औरत इकोनॉमी में उसका रोल बड़ा कम है। तो अगर आपको कोई घर में बीमार होगा तो सबसे पहले जो ब्रेड अर्नर है उस पर आप सारी लागत लगा देंगे। Exactly. फिर जो आपके बेटे हैं आप उन पे लागत लगाते हैं, सेहत उन पे जाती है। जो लोएस्ट प्रायोरिटी पे है वो अधेड़ उम्र औरत है जो अब बच्चे भी पैदा नहीं कर रही है, उसकी वैल्यू सोसाइटी में कितनी है, वो हमें वैल्यू जो है उसकी हमें घर में भी बढ़ानी है और उसकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ानी है। कैसे होगा? ये माशरा बदलेगा तो इंशाल्लाह चेंज आएगा। तो माशरा तो तब्दील हो रहा है वैसे, जितनी आसानी से महानूर ने कह दी ना कि अगर बीवी भी बाहर है दूसरी ले आओ, अगर कहीं इतनी आसानी से होता है तो कभी-कभी कह देनी चाहिए। बड़ी तादाद होती दूसरियों की। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे आपने कहा कि बच्चों की तालीम के हवाले से अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लड़कियाँ मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं, इंजीनियरिंग में मौजूद हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं। अब जो सोच बदलने का वक्त है वो हमें फैमिली से शुरू करनी है या फिर हमें अपने स्कूल सिस्टम से शुरू करनी है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को सेहत के हवाले से नहीं आगाह किया जाता। बच्चियों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि आप फैमिली में भी बच्चियों को तो वो शुरू से बताया जाता है कि ये पराया धन है तो इनको अपने रुखसत ही करना है, तो अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखें। इस तरह की चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्या करना होगा? एजुकेशन तो है ही, लेकिन वो कहते हैं कि हमें मालूम तो होता है लेकिन हम अमल नहीं कर रहे होते। आई थिंक एजुकेशन एक जनरेशन से नहीं आती। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं कि जर्मनी में 500 साल से ऑलमोस्ट 100% लोग एजुकेटेड हैं। आप जर्मनी का तरक्की का लेवल सोचिए और हमारा सोचिए जहाँ पे अभी भी 30% लोग एजुकेटेड हैं। वो 5 और ये इंडिया पाकिस्तान का जो इलाका था ये अमंग द मोस्ट एजुकेटेड था। यहाँ पे एक भिखारी नहीं मिला आज से 150 साल पहले, अंग्रेज़ घूमता फिरा, उसे पूरे इंडिया पाकिस्तान के एरिया में भिखारी नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि अब हम इस कौम को भिखारी कैसे बनाएं और वो कामयाब हो गए। आज हमें उसको नाकाम बनाना है, उस सोच को बदलना है कि नीचे से लेके ऊपर तक एक भिखारीपन इस कौम में तारी है। अफसोस ही नहीं, शर्म ही नहीं है, हर एक से मांग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ एट द एंड आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी आप ही के कमेंट से। आपने कहा कि पढ़े लिखे जो माशरे हैं यहाँ पे हमारा, जहाँ पे पर्दे के हवाले से बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पर्दा डॉक्टर के साथ भी आ जाता है, क्योंकि जैसे ही हम एंटर होते हैं उसके क्लिनिक में और रूम में हमें पता चल जाता है, अनफॉर्चुनेटली गायनोकोलॉजिस्ट से बहुत सी खवातीन डरती हैं। उनका कहना यह है कि डांट पड़ जाती है आगे से। मैंने एक गायनोकोलॉजिस्ट का जर्मनी में इंटरव्यू किया और मैंने उनसे ओवरी से रिलेटेड बीमारियां, खवातीन की बीमारियां, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस जो बहुत कॉमन है उसके हवाले से बात की, तो उसने मुझे कहा, एक आई वॉज वेरी अमेज्ड टू नो कि उनके क्या रिमार्क्स थे। उनका ये बहुत कॉमन है, जस्ट लीव इट, इट्स नॉट अ डिजीज़ एनी मोर, ये तो मैनेजमेंट है, लाइफस्टाइल है, एंड दैट्स इट। हम तो इसको छेड़ते नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर हम इसको कहते हैं कि हमने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है तो हमें एशियन कल्चर में ज़रा डाले के फ़ौरन से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराओ। तो डिसीजन हमारी नहीं होती है, डिसीजन ये होती है कि या तो हम वो इलाज अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, या फिर हम दूसरी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं नहीं। इस हवाले से एट द एंड मैं आपसे बड़ा अनकन्वेंशनल सा मैसेज लेना चाहूँगी फॉर द गायनोकोलॉजिस्ट कि जो उनके पास खवातीन आती हैं उनको ट्रीट कैसे करें। मैं आपको बस एक मैसेज देना चाहूँगी, हर जिसे कहते हैं ना ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर। आप एंकर्स में देखिए उसमें भी ब्लैक शीप होंगे, डॉक्टर्स में देखिए वहाँ भी ब्लैक शीप होंगे, आपका जिस शोबे में चले जाइए ब्लैक शीप्स होंगे। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी कम है। बिल्कुल ऐसे ही। सो हमारी मेजॉरिटी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एथिकल हैं, लेकिन ब्लैक शीप्स तो होंगे। लेप्रोस्कोपी इज़ द लास्ट चॉइस। पहले आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं ट्रीटमेंट। हम एक चीज़ कहते हैं, नो ट्रीटमेंट। जस्ट बिकॉज यू सी समथिंग यू डोंट ट्रीट इट, यू ऑब्जर्व, इज इट लाइकली टू कॉज हार्म। क्या मेरा ट्रीटमेंट हार्म ज़्यादा करेगा कि जो उसकी कंडीशन है ज़्यादा हार्मफुल है? तो ये हमें सिखाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन हर तरह की सोच है। किसी को ये है कि मैं जल्दी से 100 मरीज़ देख लूँ, किसी को कहे जी मैं बस अच्छे तरीके से 10 ही देख सकता हूँ, मैं 10 देख लेता हूँ। लेकिन आपने जो सरकारी अस्पताल बनाए हैं उसमें 5 डॉक्टर बैठे हैं और 1000 मरीज़ आया हुआ है और उस 1000 मरीज़ के पास कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल सही। तो वो 5 डॉक्टर जब 1000 मरीज़ देखेंगे, क्वालिटी ऑफ केयर तो गिरेगी।
सो हमें अपने अंदर देखना है और एक मेजर चेंज लाना है, और आई थिंक यू आर द बिल्डर्स ऑफ दैट चेंज। आप हमारे अवाम तक ये बात इंशाल्लाह Thank you इंशाल्लाह so बहुत much, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर सईदा बतूल मजहर साहब, आप स्टूडियोज में रहीं और ख़वातीन के हवाले से खासतौर पर ओवेरियन कैंसर के हवाले से आज आलमी दिन भी है, इस हवाले से बात करी थी। और जो लाइफस्टाइल की बात की जाती है तो लाइफस्टाइल हमारे कंट्रोल में होता है, हम किसी हद तक उसको मैनेज कर सकते हैं और हमें मैनेज करना भी चाहिए। हम और बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये भी मैनेज करना है कि हमारी सेहत किस में है, हमारी खुशी किस में है, हमारी मेंटल हेल्थ किस में है। बिल्कुल, और आजकल क्लीन ईटिंग का एक कंसेप्ट है, साफ खाएं, साफ सोचें, साफ बोलें, दिल साफ रखें और साफ शफाफ ज़िंदगी गुजारें। ये जो है आपकी, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, आपका कोई भी जेंडर है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान मानुर कुरैशी और रिजवान अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। सुबह पाकिस्तान में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।